का आज का जो शीर्षक है वो है ट्रू पेरेंटिंग। चाहे आपका कोई भी शिक्षा का स्तर हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी पद हो, कोई भी आर्थिक हैसियत हो, कोई भी आपका कास्ट हो, हम सबका जो कॉमन क्वेश्चन है, सबसे बड़ी चिंता है, वो है हमारे आने वाला भविष्य, हमारे बच्चे। तो उन बच्चों के भविष्य को लेके हम सबकी चिंता, और ख़ासकर कोरोना के बाद हम सबकी चिंता अलग अलग कारणों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उस चुनौती को कैसे हैंडल करें, उसका कोई मैनुअल नहीं है, क्योंकि ये जो चुनौती है ये मानव इतिहास में माता पिता पहली बार फेस कर रहे हैं। चाहे वो मोबाइल की प्रॉब्लम हो, चाहे स्कूल के लॉकडाउन की प्रॉब्लम हो, चाहे स्क्रीन के सामने बैठने की प्रॉब्लम हो, चाहे एजुकेशन का भविष्य की प्रॉब्लम हो, तो माता पिता के मन में हज़ारों लाखों क्वेश्चंस उमड़ते रहते हैं। और उसके लिए कभी वो महाराज साहब से, कभी वो कंसल्टेंट से, कभी वो साइकोलॉजिस्ट से, कभी वो टीवी से, और कभी वो अलग अलग निष्णात से इसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज इन्हीं सब प्रश्नों को उत्तर के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर देवेंद्र भलारा। तो सबसे पहले तो हम तालियों से, ठीक है, डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र भलारा ये डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर नहीं है, ये फिज़िक्स के डॉक्टर हैं। तो इन्होंने फिज़िक्स पे दी, बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने जो शिक्षा में और पेरेंटिंग के जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। और इन्होंने रिसर्च ये किया कि जो ऊपर वाला है वो हर बच्चे को यूनिक और परफेक्ट बना के भेजता है, उसमें कोई ना कोई टैलेंट दे के भेजता है। ये हमारे समाज की जिम्मेवारी है, ये स्कूल की जिम्मेवारी है कि उसको, उसके टैलेंट को बाहर निकालने के लिए अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करें। परंतु हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता बनेगा, और कुत्ते की छोर कैसे करनी है, उसको कैसा पर्यावरण देना है, कैसी ट्रेनिंग देनी है, हमको पता है। कबूतर को हमको पता है, गाय का पता है, भैंस का पता है, क्योंकि गाय का बच्चा गाय की तरह व्यवहार करता है। मानव का बच्चा कैसा व्यवहार करता है? वो मानव की तरह भी हो सकता है, वो गधे की तरह भी हो सकता है, वो उल्लू की तरह भी हो सकता है, राइट। तो मानव को कैसे परखना है और उसकी यूनिकनेस क्या है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता कि इसमें बीज किसका है, कैसा है, तो हम उसको कैसा पर्यावरण प्रोवाइड करें, कैसी सुविधा प्रोवाइड करें, कैसी गाइडेंस प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने टैलेंट को विकसित कर सके, अपने जीवन में उसको अभिव्यक्त कर सके। और अपने जीवन में जब तक हम अपने टैलेंट को अभिव्यक्त नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो हर बच्चा सुखी होना चाहता है, परंतु सुखी होने की चाबी उसके अंदर है, ना उसको पता, ना हमको पता। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो अपने अनुकूल पर्यावरण को उनको मिल जाता है, और उनको हम कहते हैं कि ये बच्चे टैलेंटेड हैं। परंतु बाकी बच्चे उसी पर्यावरण में अपने यूनिक टैलेंट को विकसित नहीं कर पाते, और उनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, जो उसके अंदर नाखुशी का, दोष का, गुस्से का, कन्फ्यूज़न का, और अलग अलग तरह की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसका कारण बनी रहती है। तो आज का ये जो सेशन है, ठीक है, वो आपके सामने आपके इन सब प्रश्नों का साइंटिफिक तरीके से उत्तर देने के लिए डॉक्टर देवेंद्र भलारा आपके बीच में आए हैं। ये इंडिया के पहले पेरेंटिंग कोच हैं। पहले पेरेंटिंग कोच के तरीके से, साइंटिफिक तरीके से लिख के देना, कि बच्चे को देखा, बच्चे का टेस्ट किया और उसको लिख के दे दिया जाएगा, आपसे एक भी सवाल पूछे बिना कि ये बच्चे का टैलेंट क्या है,
इसका व्यवहार क्या है, ये कैसे सोता है, ये कैसे खाता है, ये कैसे पीता है, इसको क्या पसंद है, इसको क्या नापसंद है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, इसकी सीखने की प्रवृत्ति क्या है, इसका व्यवहार क्या है, राइट। ये कौन सी परिस्थितियों में खिलता है और कौन सी परिस्थितियों में ये बंद हो जाता है। क्योंकि अगर वो पास जान सकते हैं तो उसका भविष्य भी जान सकते हैं। और अगर आपको पता चल जाए कि मेरे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है, तो आपके लिए अभी हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, करके देखते हैं, तो इनके मदद से, इनकी गाइडेंस की मदद से आप ये जान पाएंगे कि आपके बच्चे का ट्रू टैलेंट, ट्रू नीड क्या है और उसको हम कैसे प्रोवाइड करें ताकि हमारे बच्चे को हम बेस्ट रिजल्ट ले सकें। तो आज का कार्यक्रम केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये माता पिता के लिए है। अगर बच्चे को उसका बेस्ट मिलता है तो वो खुश होता है, और माता पिता अपने बच्चों को जो बेस्ट उनको चाहिए, यह माता पिता की खुशी है। तो ये आज का कार्यक्रम अकेले बच्चों की खुशी के लिए नहीं है, कि किसकी खुशी के लिए है? बच्चे, माता पिता, समाज, और बीच में उसमें एक वर्ग और आता है जिसको बोलते हैं टीचर। क्योंकि टीचर के सामने भी 50 बच्चे बैठे हैं और उसके पास है फिक्स सिलेबस है, फिक्स घंटा है, फिक्स ड्यूरेशन है और उसको पूरा करना है। और वो क्या करता है, अपने तरीके से स्प्रे छिड़कता है और उस स्प्रे में वो पढ़ाता एक ही वस्तु है, एक ही विषय है। तो क्यों उसमें से 1% बच्चे या 2% बच्चे टॉप क्लास में चले जाते हैं, उसमें 5-10% जो बच्चे हैं वो 80% तक आते हैं, और उसमें से 30-40% बच्चे हैं वो फर्स्ट डिवीज़न तक आते हैं, और उसमें से बहुत सारे बच्चे उससे नीचे रह जाते हैं। तो क्या कारण है कि पढ़ाया एक ही विषय जा रहा है, पढ़ाया एक ही विषय जा रहा है, किताब एक है, माहौल एक है, अलग अलग बच्चा उसको कैसे अलग अलग तरीके से समझता है। तो उसकी गुत्थी को अगर सुलझा लिया जाए तो हम जैसा परिणाम चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो और ज़्यादा ना कहते हुए, आज ये जो सेशन है ये 2 भागों में डिवाइडेड है। आज हम समझेंगे कि बच्चे का ट्रू टैलेंट क्या है, उसकी वास्तविक क्षमता क्या है, उसको कैसे समझना है, आज के सेशन में ये समझेंगे। कल का जो पूरा सेशन है वो इंटरैक्टिव रहेगा, जिसमें आपके अपने बच्चों के बारे में जो जो प्रश्न हैं, जैसे जैसे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का वैसे आपको, ठीक है, एक लॉजिकल उत्तर दिया जाएगा। आज आप एक सामूहिक ऑडियंस की तरह बैठेंगे, कल आप बैठेंगे कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की क्या के बारे में आपके जो प्रश्न हैं वो आप उसके साथ लेके चलेंगे, राइट। तो आज का ये जो सेशन है उसमें मैं डॉक्टर देवेंद्र भलारा को आप सबकी ओर से, साबरमती की ओर से और साबरमती जो जैन संघ है उसकी ओर से इनका स्वागत करता हूँ। 2 जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते। रात को सेशन करने का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी पुराना है। हम लोग जब इस रिसर्च में थे शुरू में, तो 2013 में हमने एक ट्राई किया था कि माँ बाप के समझने के स्तर पे किस लेवल पर हम लोग जा सकते हैं और कितने लंबा सेशन हम लोग चला सकते हैं। तो हमारा सबसे लंबा सेशन आज तक का 9 घंटे का रहा था। तो रात को 9 बजे शुरू हुए और सुबह 6:30-7 बजे तक वो चला, कंटिन्यूसली पूरी रात चला। और अगले दिन सुबह उनको ड्यूटी जाना था तो इसलिए फिर वो बंद करना पड़ा। लेकिन आज मैं आपको सुबह तक नहीं जगाऊंगा, लेकिन इस बात का भी मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको बाकी भाषणों की तरह भाषण भी नहीं मिलेगा। ये भाषण का दौर नहीं है। जिस भयानक सच को देख कर के मैं चला था उसको समझना ज़रूरी है। कल मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। आप अपने एक कागज़ पर, एक पेपर पर लिख कर लाएंगे, और जो भी यहाँ अथॉरिटी होगी या आपसे जिसका संपर्क होगा, चाहे नरेश भाई हो, चाहे संजीव भाई, जो भी होंगे, उनको आप अपने बच्चे का सवाल लिख करके दे देंगे।
भाई इस बच्चे से रिलेटेड संबंधित आपका जो सवाल है वो पहले ही पहुंच जाए, तो मेरे पास वो पहले ही पहुंच जाएगा, वो सवाल दिन में ही पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम शाम को फिर उसके ऊपर अच्छे से चर्चा कर सकें। मुझे हालांकि तैयारी नहीं करनी होती कोई आपके सवाल जवाब देने के लिए, लेकिन ये मालूम है ना कि 10 बंदों का एक ही सवाल है, तो वो एक ही का ले लिया जाए, सारे 10 के 10 नहीं पढ़ने पड़ेंगे, उसका ये फायदा होगा। दूसरा, हम लोग अपने बच्चों को समझना चाहते हैं अगर उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे को 2-3 चीज़ें समझनी होंगी कि मौजूदा समय में जो हालात हैं वो कैसे हैं, क्या उन हालातों में हमको कुछ बदलना होगा, उन हालातों के जिम्मेदार कौन हैं, उसका असर हमारे बच्चे पर क्या पड़ रहा है, और उसमें से हमको क्या क्या चीज़ें बदलनी हैं, और उसको हम बदलेंगे या कोई और बदलेगा, ये जिम्मेदारी किसकी है। मतलब क्या इसे महाराज साहब बदलेंगे, क्या इसके लिए आपको कोई कंपनी खोलनी पड़ेगी, क्या कोई स्कूल बदलेगा, या कोई एमएलए बदलेगा, या एमपी, या कोई मुख्यमंत्री, या कोई आपका माँ बाप या बच्चा, क्या कौन बदलेगा। क्योंकि पहले तो हमको यह समझ में आना जरूरी है ना कि गलती किसकी है। गलती मतलब अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो ही गलती है। अब पहले तो इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि माँ बाप का बच्चों के साथ रिश्ता 30 साल पहले का और आज का कंपेयर करते हैं, बदला है, बदला है। अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है, खराब हुआ है। कोई अच्छा भी कह सकता है, लेकिन मैं आमतौर पे रिजल्ट ये है कि अच्छा नहीं हुआ है। छोटा बचपन में थोड़ा सा समय मिलता है उसको, तो कुछ माँ बाप ने मुझे एक बार बहुत कई साल पहले एक बात कही थी कि नहीं, पहले तो फादर जो है वो अपने बच्चे को गोदी में भी नहीं उठाता था, आजकल तो बच्चे जो है वो मतलब अपने पापा के पास रहते, तो अब समय ज़्यादा मिलता है उनको। ठीक है, आपका ये बात भी सही है, इसका जवाब अभी आने वाले उसमें मिलेगा। और कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि पढ़ाई पहले से अच्छी हुई है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है पहले से पढ़ाई खराब हुई है। आपका क्या लगता है? खराब हुई है। समाज में एक दूसरे से रिश्ते खराब हुए कि अच्छे हुए? खराब हुए। अपराध बढ़े कि घटे? नशा बढ़ा कि घटा? राजनीति खराब हुई कि अच्छी हुई? दुकानदारी खराब हुई कि अच्छी हुई? खेती खराब हुई कि अच्छी हुई? कुछ अच्छा हुआ? किसी का कोई जवाब नहीं कि कोई अच्छा नहीं हुआ। इसका मतलब वाकई में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सचमुच खराब है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि समाज के सारे अंग बर्बाद होने की कगार पर हो। ये अप्रत्याशित तो है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये इत्तेफाक भी हो। ये इत्तेफाक क्या होता है कि एक समाज के 10 घटक हैं, उन 10 अंगों में से कोई एक अंग खराब हो गया तो समाज के लोग बैठकर उसको ठीक कर लेंगे, तो माना जा सकता है कि भाई वो इत्तेफाक से खराब हो गया था, गलती से कोई गलत आदमी उसमें घुस गया था, इसलिए उसको ठीक करना पड़ा। लेकिन यहां तो पैदा होने की प्रक्रिया से लेकर के अब जो फूल चुगने वाली प्रक्रिया है, अंतिम संस्कार वाली प्रक्रिया है, वहां तक समाज की भागीदारी कट चुकी है। बीच में शादियां छोड़ दीजिए, बीच में और हिस्से और काम समाज के बच्चे की परवरिश के तो छोड़ ही दीजिए। यानी आज आप एक मां नहीं है उनके लिए, सिस्टम के लिए। आज आप एक कस्टमर, क्लाइंट एंड पेशेंट हैं, जिसको उन्होंने काटना ही काटना है बच्चा पैदा करने के लिए।
वो उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने देंगे आपको। आप एक बाप नहीं है कि आप अपना फादर का रोल अदा करेंगे समाज के अंदर। आप भी एक क्लाइंट कस्टमर ही हैं। आपके भी बच्चे पे पढ़ाई के नाम पे आपको काटना ही काटना है। सामान खरीदने जाएंगे तो भी ऐसा ही है। मैं ये समाज के इन अंगों का जिक्र क्यों कर रहा हूं जबकि बात तो बच्चों की है? उसका कारण क्या है कि आप जो माँ बाप आज बने हुए हैं, आप कभी बच्चे थे, और जो ये बच्चे हैं ये भी कल को माँ बाप बनने वाले हैं, स्थिति में आने वाले हैं। यानी कि मूल में बच्चा अगर होगा तो हमको सारी चीजों पे डिस्कशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि केवल पढ़ाई पर चर्चा करें, हमें रोजगार पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, हमको नशे पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, हमको अपराध पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, माहौल खराब हो रहा है तो उसको ठीक करने पर भी करनी पड़ेगी। तो वो पॉइंट मैंने आपके जस्ट संज्ञान में लाया हूं। हम लंबा इस पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे बच्चे पर ही। आपने इसकी आवाज कम कर दी क्या? बढ़ानी पड़ेगी, मेरे को जोर से बोलना पड़ रहा है। अब बिंदु आ रहा है ये कि आपका जो बच्चा है वो असल में आपका बच्चा है क्या? क्योंकि पहले ये बिंदु स्पष्ट होना जरूरी है। मैं ज्यादा गहराई में ना जा करके सिर्फ आपकी हाँ ना पे जाना चाहूंगा। क्या उसके जन्म से पहले आपने कोई खास तैयारी की थी? कोई है ऐसा जिसने बच्चे के जन्म से पहले तैयारी की हो? मतलब हम खेत जोतने से पहले खेत को तैयार करते हैं, हम घर बनाने से पहले अपने प्लॉट को तैयार करते हैं, घर में कार लाने से पहले भी तैयारी करते हैं, और बच्चा आने से पहले हमारी कोई तैयारी नहीं। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जो बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है उसका आपने पहले सोच रखा था कि ऐसा बच्चा होना चाहिए? नहीं? या अपने आप हो गया जो हो गया? कैसे है? जो हो गया मैक्सिमम। मैं अगर ये बात कहूं, 1000 में कोई एक व्यक्ति है जो बच्चे को प्लान करता है कि हमारे को ऐसा बच्चा चाहिए, और वाकई में ऐसा बच्चा पैदा होता है जैसा हमको चाहिए, अगर हम उसके लिए योजना तैयार करें। अब सवाल है, बच्चे को संसार में लाने से पहले उसके लिए समाज से मिलकर कोई योजना तैयार की क्या आपने? कि भाई एक बच्चा आने वाला है, हमको उनके लिए कोई तैयारियां करनी पड़ेंगी। भाई देखो ना, आप लोग आने वाले थे, आपके लिए कुर्सियां लगी, सफाई हुई, ये टाट बिछा, दोनों तरफ कि इधर महिलाएं बैठेंगे, इधर पुरुष बैठेंगे, उधर जिनके पैरों में दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, उनके लिए कुर्सियां लगाई गई। सबका ध्यान रखा गया ना कि किस तरह के लोग आने वाले हैं, उन तरह के लोगों के लिए ये इंतजाम किया जाए। ज्यादा लोग हो गए तो क्योंकि माइक का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बिना माइक के नहीं बोला जाएगा। यानी आपने हर चीज को ध्यान रख करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और समाज के लोगों ने मिलकर उसके ऊपर काम किया। पर एक बच्चा संसार में आने वाला है, जिसको हम ये कहते हैं दुनिया का भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये परमात्मा की एक देन है। उस परमात्मा के रूप का आपके घर में आना है, और उससे पहले समाज में कोई चर्चा नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, घर में कोई तैयारी नहीं है, और वो बच्चा आपके घर में जन्म ले लेता है। अब वो आने के बाद जब तक वो थोड़ा खाता है, जब तक वो उसके खेलना, उसकी एक्टिविटीज आपको लुभाती है, उसका वो सारी चीजें रहती है, तब तक वो आपके लिए बड़ा लाडला होता है। 3 साल की उम्र तक वो बच्चा आपको मतलब ऐसा लगता है, मैं जब बात करता हूँ तो माँ बाप, अरे इतना तेज दिमाग है ना, मोबाइल को ऐसे ठक 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 करके चला देता है, कंप्यूटर पे ऐसे बटन दबाता है, हमको तो समझ ही नहीं आता है। होता है ना ऐसा? सभी दादी बात करेगी पड़ोस में,
अरे हमारा तो बच्चा पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, पता नहीं कहाँ से लाता है, इतना तेज दिमाग कहाँ से पैदा हो गया, आजकल के बच्चे तो पता नहीं तूफान ही है। वही बच्चा जो जो बड़ा होता रहता है वो अपने घर और समाज पे बोझ बनता रहता है, और जब 10वीं 12वीं तक आता होता है तो फिर हमारे पंजाब में कहता है कंजर ने दिमाग ही खा लिया है। मतलब माँ बाप फिर ये कहते हैं इसने तो दिमाग खराब कर रखा है, ना पढ़ता है, सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहता है, दोस्त चाहिए बस बाहर घूमने को। एक आधे को दिक्कत ये है कि बाहर घूमता नहीं है, एक आधे को दिक्कत है कि ज्यादा ही घूमता है, ठीक है, टीवी के आगे ही बैठा रहता है, मोबाइल खेल कितना मर्जी गेम खिलवा लो, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है, कोई करियर पे फोकस ही नहीं है, बात करने जाओ तो खाने को दौड़ता है, जिद्दी इतना हो गया है, ना बात मान रहा है, ना हजमा ठीक है, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना कोई ऐसा कार्य है जो लगता हो कि करना चाहिए। ऐसा कैसे हुआ कि वो बच्चा जो इतना इंटेलिजेंट था वो बड़ा होते होते खत्म हो गया? और फिर एक टाइम आता है कि माँ बाप इस चक्कर में रहते हैं कि तुम्हारा कुछ ना कुछ इंतज़ाम करें, कहीं किसी के तलवे चाट कर नौकरी दिलवाएं, कहीं पैसे खर्च करके एडमिशन दिलाएं, फिर उस एडमिशन के दम पर फिर हम लोग उसको कोई सिस्टम उसका तैयार करके दें, और फिर वो ऐसी जीवन जिए कि हमको मालूम ही नहीं कि ये हमारा बच्चा है। बच्चे के साथ में जो आत्मीय भाव है, जो हमारा कनेक्शन है, वो धीरे 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 इस लेवल पर चला जाता है कि हम तो ये बताते हैं अपने बच्चे को कि हम तेरे केयर करते हैं, हम तेरे भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसलिए तेरे को टोकते हैं, लेकिन बच्चा तब तक अपने उस माँ बाप से पूरी तरह से कट चुका होता है। ये मैं आज की सिचुएशन बता रहा हूं। अब ये रेगुलर प्रोसेस है जो हमारे घरों में हो रही है। ये ना ही जाति देख रही है, ना ये धर्म देख रही है, ना ये आपकी अमीरी देख रही है, ना ये गरीबी देख रही है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी देख रही है। ये आपके हर घर की हालत है। और यदि इसके ऊपर बैठकर चर्चा नहीं की तो जैसे मैंने आपको बताया कि 30 साल पहले का समाज और उसमें फैली हुई व्यवस्था और उसकी तैयारियां, जितना भी सामान, जो भी चीजें जरूरत की हैं, वो यदि नीचे की तरफ स्लाइडिंग पोजीशन में है और हमने अगर कुछ काम नहीं किया तो वो तो और नीचे जाने वाली है ना। अभी आपको नशा समाज में दिखाई दे रहा है, अभी पड़ोस में दिखाई दे रहा है, आपके घर में भी घुसने वाला है। अभी ये झगड़ा वाला ये पड़ोस में दिखाई दे रहा है, दूसरे स्टेट में ये अकल को आपके साथ होने वाला है, क्योंकि वो धीरे 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 उन चीजों का दायरा सिकुड़ता जा रहा है और एक टाइम पे केंद्र में आप आओगे ही आओगे। आपका बच्चा नहीं आएगा तो आपका पोता आएगा, उसका बच्चा आएगा, मतलब कहने का पोता पोती जो। यानी कि पहला बिंदु यह है कि हमको समाज के तौर पर सबसे पहले यह देखना होगा कि गलत क्या है, क्यों, फिर यह मानना होगा कि हमसे समाज के रूप में गलती हुई है, क्योंकि यदि हम मानेंगे नहीं तो ठीक नहीं कर सकते। मैं आज का सेशन हमारा क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का है, तो पता नहीं मैं उस बात को वहां तक घुमा के आप तक लेके आऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा। बाकी चीजें हम कल भी करेंगे, कल रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसा हुआ कि क्योंकि इस पेरेंटिंग वाली प्रोसेस में लगभग 20 साल से हूँ मैं, तो जिन माँ बाप को मैं कभी कुछ समझाया करता था कि तुम्हारा बच्चा इस दिशा के लिए नहीं बना है जिसके लिए आप दौड़ रहे हो, तो उसके लिए ये ट्राई करके देखिए
तो कुछ पेरेंट्स ने मान लिया, कुछ ने नहीं माना। जिसने माना उसके लिए भी और जिसने नहीं माना उसके लिए भी मैंने अपने पेपर पर, अपनी डायरी पे नोट कर लिया कि यदि माँ बाप इसको इस दिशा में लेकर गए तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये होगा, इधर लेकर गए तो ये होगा। भाई आप यहाँ से इधर चलते हैं तो वहाँ पहुँचेंगे, इधर चलेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ तो केवल 20 फुट की दूरी है, उधर जाएंगे तो 100 फुट है, और इधर जाएंगे तो और 200 फुट है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि वो चीज़ें हूबहू वैसी ही हुई जिस तरह से हमने डिस्कशन किया। और कई माँ बाप इतने अवेयर भी मिले जिन्होंने फिर चीज़ों को अपनी नज़र से देखना शुरू करके उसके ऊपर अपनी रिसर्च करनी शुरू की। और कई पेरेंट मिले मुझे, उन्होंने मुझे एक बात कही कि सर सेमिनार से जाने के बाद हमने एक काम किया जो लिटरली हमको हमारे उस बच्चे से कनेक्ट कर गया। मैंने कहा क्या बोला, क्या किया? तो बोला हमने अपने बच्चे से माफ़ी मांगी। माफ़ी क्यों मांगी? क्योंकि सर हमको ये समझ में आया कि हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया था। तो मैं कितना आप तक कनेक्ट हो पाऊंगा ये तो समय बताएगा समय के साथ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चीज़ों को उस एंगल पर आपको लेकर जा रहा हूं कि आप इस मुद्दे को लाइटली नहीं ले सकते। इस बात को बिल्कुल जैसे होता है ना कोर्ट में, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इसको नोट कर लीजिए। आखिर में एक दिन समाज को बैठकर इस पर बहुत गंभीर चर्चा करनी ही होगी, क्योंकि पूरी की पूरी पीढ़ी का सवाल है। बर्बादी सिरे से हो रही है और ये आगे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आपने भी बताया है कि नीचे की तरफ स्लोप चल रहा है। पहले रुकना पड़ेगा, फिर इस स्लोप को ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर से नीचे आना है तो कुछ नहीं करना, मात्र चीज को छोड़ दो, वो अपने आप नीचे आ जाएगी। जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने किया, शरीफ ईमानदार लोगों ने किया, दो टाइम की रोटी खाने वालों ने किया, कि पड़ोस में किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है और मुझे उसको ठीक करने के लिए निकलना है, तो मेरी घरवाली मेरी बाजू पकड़ के कहती है तुमको क्या पड़ी है, तुम चलो अंदर, खामखाई पुलिस के पछड़े में पड़े हुए। उनको ये भूल जाते हैं कि कल को नंबर तुम्हारा आने वाला है। तो जो अच्छे लोग थे, जो समाज के इज्जतदार लोग थे, जो शरीफ लोग थे, उन्होंने समाज में हो रही गलत चीजों के लिए स्टैंड नहीं लिया, उनके खिलाफ। मतलब ये मैं ये बता रहा हूं कि ऊपर से छोड़ दिया, बस समाज को छोड़ दिया तो समाज तो आएगा ही ना नीचे। ऊपर लेकर जाने के लिए तो भैया गुरुत्वाकर्षण तोड़ना पड़ेगा पहले। जरूरत से ज्यादा समय लगेगा, जरूरत से ज्यादा जोर लगेगा, हिम्मत लगेगी, और आप सबको मिलकर के करना पड़ेगा। बर्बाद करने के लिए एक ही काम करना है कि कोई कुछ ना करे, और आबाद करने के लिए सबको करना पड़ेगा। इसलिए यह समझना जरूरी है, ये वाला हिस्सा। पहले हम छोटी छोटी गलतियों की तरफ बात करते हैं और देखते हैं उनका हमारे बच्चों की साइकोलॉजी पे कैसे असर होता है। नहीं, क्योंकि देखिए, आपका बच्चा मान लीजिए 15 साल का हो चुका है, तो जो मैं कोई बात बताऊंगा उस वक्त की जब आपका बच्चा 1 साल का है या 2 साल का है या 5 साल का है, तो वो तो समय आपके लिए बीत चुका। आपको लगेगा मेरे काम की तो बात नहीं है, लेकिन 2 चीजें आएंगी। यहां से रिजल्ट क्या होगा यह आपको मालूम पड़ेगा। नहीं, मतलब क्या है, कुछ लोगों के पास आप जाओगे अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए। एक तो ऐसा है, एक तो कौम ऐसी है जो कहेगी कि तुमको ऐसा पाठ करना पड़ेगा, इतने यज्ञ करने पड़ेंगे, इतना अनुष्ठान करना पड़ेगा और ये उसके पैसे लगेंगे। एक कहेगा इस देवता की पूजा करनी पड़ेगी, एक कहेगा कि ये फलाना डॉक्टर इसके पास चले जाओ, ये इसका इलाज करेगा। और एक मैं हूं, मैं आपको बता दूंगा
कि ये बीमारी की जड़ वहां है जब वो 3 साल का था और ये खराब हो चुकी है, ये अब वापस जाकर ठीक नहीं हो सकती, यहां से आगे क्या करना है सिर्फ इस पे चर्चा की जा सकती है। अदरवाइज लगे रहो किसी किसी के पीछे। वो क्या कहेंगे आपको, सच्चे मन से श्रद्धा से जो भी करोगे हो जाएगा। सच्चे मन श्रद्धा का डेफिनेशन कैसे दोगे? और रहेगा शायद हमारी किस्मत खराब थी, हम सच्ची श्रद्धा नहीं रख पाए होंगे इसलिए नहीं हुआ सलूशन, जबकि सलूशन बीमारी पुराने वक्त में किसी में। तो इसलिए यह समझना जरूरी है कि मां बाप वो छोटी छोटी परंतु बहुत बड़ी क्या गलतियां करते हैं जिनकी बदौलत उनके बच्चों से उनके रिश्ते आने वाले वक्त में टूटते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है सामाजिक और पारिवारिक स्वरूप का। एक कहावत है, बहुत मशहूर कहावत है, किसी बहुत ही बड़े ज्ञानी विद्वान की कहावत है, उसकी कही हुई बात है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। इसको समझिए, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, मतलब एक बच्चे को बड़ा करने के लिए हमें पूरा गांव चाहिए होता है। अगर आपके पास उसको रेस करने के लिए गांव नहीं है तो आपने सबसे पहली गलती तो यह कर ली कि आप अपने बच्चे को अपना मान बैठे। हमारे हरियाणा में ना, आपके गुजरात में तो नहीं मालूम कैसी कल्चर है, लेकिन हमारे हरियाणा में एक ऐसी कल्चर है, वहां कभी भी हमारे बुजुर्ग, अब तो आजकल तो ये कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, आजकल तो कहते हैं आजकल के बच्चे जिनको कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे दादाजी से जब कोई पूछता था कि ये कौन से के नाम का है, ये कौन से का है, कौन से का मतलब हम चार, मेरे पापा और 4 भाई हैं, तो कोई दोस्त आता मेरे दादा का, वो पूछता भाई ये किसका लड़का है मेरे को बारे में, तो मेरे पिताजी का नाम है श्री नफे सिंह, तो मेरे दादा क्या बोलते मालूम है, ये नफे के नाम का है। कभी नहीं कहा उन्होंने कि ये नफे का है। मैं दादा से पूछता, मैं कहा दादा आप ऐसे क्यों बोलते हो कि ये नफे के नाम का है? तो बोलता है देख बेटा ऐसा होया करे, पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में जितने बालक है ना वो सारे अपने हैं। बच्चा गांव का सबका साझला होता है, कोई बच्चा किसी का नहीं होता, बस वो किसी के घर में जन्म ले देता है तो इसलिए उसको ऐसा बोलते हैं कि उसके नाम का है, भाई वो उसका नाम लेते हैं, बस इतना सा है, अदरवाइज वो सबका है। अब उसमें वो पूरा समाज मिलके उसको रेस करता है। उसकी चाची उसे अलग चीजें सिखाती है, उसकी बुआ उसे अलग रिश्ते निभाना सिखाती है, बहन अलग सिखा रही है तो पड़ोस अलग सिखा रहा है। और हमारे वहां, मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो हमारा कल्चर क्या था कि शाम हो गया, अगर खाने का समय हो गया, मेरी मां ने मुझे कभी घर नहीं बुलाया कि आजा घर आकर खाना खा ले। हमारे गांव में ये कल्चर था कि खाने के वक्त पर मैं जहां भी हूं और सबसे नजदीक जो घर है वो चुपचाप अपने बच्चों को खेलते हुए वहीं बुला लेगा, रा बैठा के खिला देगा, फिर खेल लो भाई, मेरी टेंशन खत्म। और आज के वक्त में हम लोग, लड़का छोड़ दीजिए, लड़की तो छोड़ दीजिए, आप लड़के को नहीं भेज सकते पड़ोसी के घर में। हमने इतना ट्रस्ट नहीं रखा इस फ्लैट में, इन फ्लैटों में जो लोग रहते होंगे, मुझे पूरा यकीन है अगर 3 फ्लैट आगे का बंदा होगा तो इतना ही पता होगा वो 470 वाले शर्मा जी। ना उनकी रिश्तेदारियों के बारे में पता, ना उनके परिवार के बारे में पता, ना उनकी लाइफ के कल्चर के बारे में पता। वो कहते हैं हमारी प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं होने देंगे। हाँ, तुम्हारे को 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं हर कदम जाते हुए, इसका तुमको कुछ नहीं पता। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे घर में बैठा तुम्हारी प्राइवेसी को सारी को छिन्न भिन्न कर रहा है, उसका कुछ नहीं। लेकिन जो असली चीज है उसको तुम मिस कर गए। तो बच्चे को यह लगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी, क्योंकि हमने भी अपने बच्चे को ये कहा देखो भाई अगर हमारे को इतनी सारी सुविधा मिल जाती हम पता नहीं क्या कर देते,
हमको तो उस टाइम पे किसी ने पढ़ाया ही नहीं, मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता है। देखो तुमको सब कुछ मिला है, हम तो जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। हमारा तो इतने हैसियत भी नहीं थी स्कूल में पढ़ाने की, इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलाने की, फिर भी हमने किया, अब तुमको भी बदले में करना पड़ेगा। भाई हमने कर रहा तो तुमको भी करना पड़ेगा। तो बच्चे को लगता है कि हाँ भाई मेरे मम्मी पापा ने बहुत जोर लगाया है मेरे ऊपर, है, और वो बड़ा होकर के फिर कोई अफसर बन जाता है, बड़ा पैकेज ले लेता है, फिर गांव की कोई समस्या आ जाती है और वो उस कलेक्टर के पास पहुंचते हैं कि कलेक्टर साहब हमारे गांव के हैं, जाते हैं देखते हैं, और कलेक्टर साहब उन गांव वालों से बात भी नहीं करते, क्योंकि उसको फीलिंग ही नहीं है कि गांव का कोई रोल रहा है मेरी परवरिश में। तो आज तक कोई मुख्यमंत्री, कोई एमएलए, कोई अफसर अपने गांव को वापस कुछ नहीं दे पाया, क्योंकि किसी को भी ये फीलिंग ही नहीं है कि मेरे को मेरे गांव ने रेज किया। और इसीलिए समाज में हर कोई अपने अपने बच्चों के लिए बेइंतहा समय और बेइंतहा पैसा बहा रहा है, और बदले में उसके हिस्से आ रहा है रिजल्ट 0, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। स्कूल भेजते हैं, स्कूल में टीचर आपको क्या कहेगा? देखिए यहां मैंने आपको घर में बताया कि माँ बाप क्या कह रहे हैं कि हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, इससे ऊपर हमने कुछ नहीं कर सकते। स्कूल में जाएंगे, स्कूल के टीचर्स जो पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते होंगे आप लोग, पीटीएम में, पीटीएम के मैं कुछ डायलॉग्स बताता हूं मैडम के। ये इसका क्या नाम है गुड़िया का? जिया। अच्छा जिया, बेटा तुम्हारे मैथ्स में थोड़े कम मार्क्स हैं, थोड़ा मेहनत किया करो, थोड़ा ध्यान दिया करो। ये बात ही नहीं करती है क्लास में किसी से, ये पूछती नहीं है सवाल मैं क्या करूं। हम तो पढ़ाते हैं, ये देखिए इतने सारे बच्चों के इतने सारे मार्क्स हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यू हैव पोटेंशियल बेटा, यू हैव पोटेंशियल, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई एक्स्ट्रा हेल्प कीजिए, जैसा भी होगा। ये तो क्लास में किसी को बैठने ही नहीं देता, ये तो बहुत ही बोलता है। मोस्टली टीचर का एक ही फोकस रहता है, यू हैव पोटेंशियल, यू कैन डू, वर्क हार्ड, फोकस, कंसंट्रेशन, और थोड़ा टाइम लगाओ, है ना, थोड़ा जल्दी उठा करो थोड़ा। अच्छा जस्ट मुझे एक बात बता दीजिए छोटा सा, 45 बच्चों की एक क्लास हो, 45 बच्चे तो होते हैं, 45, 60 होते हैं नॉर्मली, जो दुकानें हैं खुली हुई है उनमें 60 भी ठोस के रखते हैं डंगरों की तरह। स्कूल में तो 20 से ऊपर नहीं हो सकते एक क्लास में, 20 इज द मैक्सिमम टाइम। मतलब अगर सिखाना चाहते हो तो मैक्सिमम का रेट होता है 10 का वैसे तो, पर ये होता है कि चलो कोई इतना इंटेलिजेंट आदमी है कि वो 20 बच्चों को भी संभाल सकता है, तो 20 से ऊपर मतलब डंगर, फिर वो डंगरों की तरह वो जैसे गायों को बांध देते ना, वो काम है। तो एनी हाउ हम 45 का ही एवरेज मान के चलते हैं, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 60, तो 45 का एवरेज है। मुझे एक बात बताइए, 45 बच्चों की क्लास में पहला रैंक कितने बच्चों को मिल सकता है? पहला रैंक, नंबर 100 आ सकते हैं, रैंक नहीं मिल सकता है। जैसे क्या होता है, जब कोई बच्चा कंपटीशन में एग्जाम में देता है और टोटल जो है वो स्कोर सेम आ जाए दोनों का, बच्चों का, तो चेक करेंगे मैथ में किसके ज्यादा है, चेक करो, मैथ में भी सेम है मान लो, फिर चेक करेंगे फिजिक्स में किसके ज्यादा है, चेक करो, फिजिक्स में भी सेम है तो चेक करेंगे केमिस्ट्री में किसके ज्यादा है, और केमिस्ट्री में भी सेम है दोनों के बच्चों के, तो फिर चेक करेंगे, चेक करो डेट ऑफ बर्थ किसकी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम मिल जाए तो फिर टाइम ऑफ बर्थ चेक करेंगे, जिसका छोटा होगा उसको पहला रैंक मिलेगा।
जो बच्चा छोटा होगा उसको रैंक मान मिलेगा। यानी कि आपका बच्चा 100 नंबर ले ले, 10 घंटे पढ़े, 50 घंटे पढ़े, वो हफ्ते में 150 घंटे पढ़ता है, कितने पढ़ता है आई डोंट केयर, उसके वो 10 ट्यूशंस पे जाता है, सबसे बढ़िया टीचर के पास जाता है, सबसे खराब टीचर के पास जाता है, 4 बजे उठ के पढ़ता है, 6 बजे उठ के पढ़ता है, हार्डली मैटर्स, 45 बच्चों में से एक रैंक एक ही बच्चे को मिलेगा। और आना कितनों को है पहले नंबर पे? सबको। अब क्लास की हालत क्या है कि 44 बच्चों के मम्मी पापा तो ये सुनते हैं मैडम से कि बेटा यू कैन डू बेटर, तुमको मेहनत करनी चाहिए। और एक वाले का यह कहता देख सेकंड पे नहीं जाना, गलती से भी मतलब बुखार हो गया तो मतलब बच्चे के लिए जान पे आ जाएगी कि इस बार अगर नंबर कट गया तो मेरा पूरे साल का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, नहीं है ना? ओह माय गॉड, 24 घंटे प्रेशर है पहले नंबर पर रहने का, और उन पर 24 घंटे प्रेशर है पहले पर जाने का। और हमारा सुबह से लेकर रात तक हमारी सारी एक्टिविटीज का सेंटर एक ही है, पहले पे आना है, पहले पे आना है। जबकि सच्चाई ये है, हम सारे बच्चों के, सारे माँ बाप के अगर बच्चों को हम पहले नंबर के लिए ट्राई करेंगे तो उसके लिए एक ही तरीका है कि मैं अपने बच्चे को पहले स्थान पर लाने के लिए ये दुआ करूंगा कि आप सबके बच्चे बीमार ही पड़ जाएं पेपर वाले दिन तो बढ़िया है। क्यों भाई, मेरा बच्चा तो तभी फर्स्ट आ सकता है भाई साहब। ऐसी ही है, हम अपने पड़ोसी से बढ़िया स्कूल में रखते हैं, दाखिला कराते हैं, हम अपने पड़ोसी से ज्यादा बढ़िया कोचिंग सेंटर में दाखिला कराते हैं, हम अपने पड़ोसी से बढ़िया पोजीशन पर अपने बच्चे को रखने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को यह कहा होगा कोई चक्कर नहीं, आन दे तेरे फ्रेंड को फर्स्ट? तो कहा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है बस कि बीमार पड़ जाए। अल्टीमेटली टारगेट तो ये ना कि मेरे वाला टॉप पे होना चाहिए। ये मैं इस सोच के ऊपर हिट करने की कोशिश कर रहा हूं कि 45 बच्चों में से एक ने ही फर्स्ट आना है, एक ने सेकंड आना है, एक ने थर्ड आना है, एक ने फोर्थ और एक ने 45th पे आना है। ये तय है। 45 के 45 इंसान के बच्चे हैं, 45 के 45 के 100 में से 100 आ जाएं तो भी एक ने 45th रैंक लेनी है। क्योंकि यहां अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं ये 6 कुर्सियां बिछी हुई हैं और आप 10 लोग हो और हम ये कहते हैं ये 10 कुर्सियां ही आपके जीवन का मकसद है, तो 6 लोगों को हम 10 लोगों में से कोई 4 मारने पड़ेंगे अगर जीवन का अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है तो, नहीं क्या? क्योंकि ये आखिरी है। ये साइकोलॉजी वहां तक जाएगी और यही कारण है कि आपके बच्चों के ऐसे हालात हो गए हैं। मैं कोटा में जाकर के 2 महीने रह करके आया और खून के आंसू रोया करता था मैं रोज रात को। बच्चे किसी के बर्बाद हो रहे हैं, रोता था मैं रोज रात को कि कितने जल्लाद है यार इनके मां बाप। मतलब अपने बच्चों को केवल एक ही चीज सिखा रखी है, फोन करते हैं। पहले दिन बुखार आया था बच्चे को, अगले दिन सुबह सुबह फोन कर रहे हैं पापा मम्मी कोई सा भी कर, हाँ बेटा दवाई ले ली, हाँ ले ली। कल टेस्ट में कितने नंबर आए थे, रैंक क्या आया था, कुछ नहीं चाहिए उनको। देखो बेटा इतनी दूर ऐसे नहीं छोड़ रखा है हमने, इधर उधर मत जाना, मोबाइल नंबरों की तैयारी करना पेपर की अच्छे से। जीए के मरे रैंक चाहिए, जीए के मरे रैंक चाहिए। हाँ, जीए के मरे रैंक चाहिए उनको, और सबको रैंक चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, इन 6 कुर्सियों पर बैठने के लिए हम यहां जितने लोग बैठे हैं, हम सबके माँ बाप सारे ट्राई करते हैं कि भाई ये अगर आपके बच्चा इस कुर्सी पर बैठ जाए तो आपका बच्चे की जीवन सफल, जिंदगी भर खुश रहेगा और मौज करेगा। अगर आपको ये यकीन दिला दिया जाए, कैसे डिसाइड करोगे कि इन 6 पर कौन बैठेगा? जुगाड़ करोगे? किसी नेता के पास सिफारिश लगाने जाओगे?
पैसे का जुगाड़ करोगे, बच्चे को कोचिंग दिलाओगे, किसी भी तरह से, मतलब जब कोई आसपास नहीं होगा तो कुर्सी के पास जाके बैठ जाएंगे कि जैसे ही मौका बैठने का मिलेगा फट से बैठे। कुछ भी कहने का मतलब यह है कि इस कुर्सी के लिए आप ट्राई मारो, ये मैं इस जगह की, यही काम तो हमारे बच्चों के लिए हो रहा है। अब हम सच्चाई की तरफ आते हैं। थोड़ा सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यदि आप मोटी मोटी कैलकुलेशन कर लो, जितने बच्चे अपना पढ़ाई पूरी करते हैं, कुछ बच्चे 12वीं के बाद नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद नहीं पढ़ते, कुछ मास्टर्स के बाद नहीं पढ़ते। मान लीजिए हम ग्रेजुएशन को ले लेते हैं बेस। ग्रेजुएशन में जितने बच्चों ने पास किया और ग्रेजुएशन के बेसिस पर जितने फॉर्म निकलते हैं, जितनी भर्तियां निकलती हैं, उसका एक बार प्रतिशत निकालते हैं। हम यूपीएससी के एग्जाम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूपीएससी में मैक्सिमम जो सीटें होती हैं वो 800, 700, 600 होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो जाएगा। डीसी कलेक्टर बनना है, फॉर्म भरे जाते हैं 15 लाख। 1000 भाग 15 लाख, 15 लाख छोड़ो 10 लाख कर लो भाई, थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन 15 लाख पिछली बार का रिकॉर्ड है। हम 1000 सीटों पे 10 लाख फॉर्म गुना 100 करेंगे तो हमारा बनेगा 1/10, 0.1% सक्सेस रेट। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपका बच्चा 16 घंटे पढ़ता है या 24 घंटे पढ़ता है, आप रिक्शा वाले हो या आप अमीर लोग हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, क्या 1000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है? 1000 सीटें तो नहीं हो सकता ना। यानी कि ये तय है कि 99.9% बच्चों को ठप्पा लगेगा कि यू आर ए फेलियर। जैसे आपके स्कूल में पढ़ते हुए हर बच्चे को हर यूनिट टेस्ट में, हर पेपर के बाद रैंकिंग का जब नाम आता है तो हर बच्चे को एक ही बात समझ में आती है, मैं फर्स्ट नहीं आया तो आई एम ए फेलियर। देखो ना भाई, फर्स्ट तो एक ही आ रहा है, बाकी के 44 को उसके माँ बाप रोज ये करें कि तुमने हमारी उम्मीद के अनुरूप मेहनत नहीं करी बेटा। मैंने आज तक अपने सर्कल में कोई 3 या 4 माँ बाप ऐसे मिले होंगे, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही माँ बाप से बात करने का है। मैं पहला था मेरे सर्कल में। अभी तक मतलब मैं जब लोगों को मैंने बताना शुरू किया तो लोगों ने इसके ऊपर एक्सरसाइज करनी शुरू की। मैं जब ये बताता हूं कि मैंने अपने बच्चे का आज तक रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा, मेरा बच्चा 11वीं में है और मैंने आज तक उसके रिपोर्ट कार्ड को नहीं देखा, उसके किस क्लास में कितने नंबर आए थे मैंने भी चेक नहीं किए। उसकी मां को उसका होमवर्क का डायरी चेक करना अलाउड नहीं है, उसको होमवर्क करवाना अलाउड नहीं है, हमारे घर में पढ़ाई की मेहनत की बात करना अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है कि अगर तुमको अपने बच्चे को पढ़ाई की बात कहनी है तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, अगर तुम अपने बच्चे को पढ़ाई की बात कहना चाहती हो तो बोलना नहीं है, किताब उठा के बैठ जाना है। जरूरत नहीं है तुमको ये बताने की कि तुमको पढ़ना है। अगर पढ़ना इतना अच्छा काम होता तो हम सारे पढ़ रहे होते ना, तो हमने निर्णय लिया पैदा होने के बाद कि हम कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। तो आज 11वीं में है बेटा और मेरी वाइफ आज भी पढ़ रही है, जबकि हम सरकारी नौकरी पर थे और 2012 में नौकरी छोड़ चुके हूं मैं। मतलब 10 साल पहले हम दोनों ने नौकरी छोड़ दी और हमने तय किया हम जीवन में कभी नौकरी नहीं करेंगे, और इसलिए हमने पढ़ाई को लेकिन हमने अभी आज भी जारी रखा हुआ है। वो आज भी रोज किताब उठा करके अपने नोट्स तैयार करती है, तो इसलिए मुझे बच्चे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई आपको ये क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था बच्चों की तो मैं बोलता था यार तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, पहले ये बताओ। तुम्हारे मम्मी पापा बोलते हैं यार ये पढ़ता ही नहीं, क्या पढ़ते करता रहता है। पापा तो आते ही टीवी के आगे बैठ जाते हैं, मम्मी सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है। मैं जाऊं तो बोलती है चुप 2 मिनट रुक जा, अभी फोन पे जरूरी बात कर रही हूं। है
अगर पढ़ना इतना ही जरूरी है तो ये तो पढ़ते नहीं दोनों में से कोई सा भी। अगर पढ़ के जिंदगी बनती होती तो ये क्यों नहीं पढ़े अपने टाइम पे हैं? मेरे को कह रहे हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, मेरे को नहीं अच्छा लगता पढ़ना। भाई बात तो ठीक है, अब बात करते जीवन में करना क्या है। इस बात को लेकर के आदमी की सोच कैसे बनती है? उसकी सोच बनती है कि आप रोज घर में बातें कैसी करते हो, बच्चे से नहीं, आपस में और फोन पर आप जैसी बात करते हो बच्चा वैसे ही समझता है। जैसे मैंने कभी किसी बात के ऊपर अपने बच्चे को डांटना हो तो मैं उसको नहीं डांटता हूं, मैं उसकी मां को डांटता हूं। जब मैं उसकी मां को बताता हूं क्या सही है क्या गलत है तो साइड में बैठा सुन ही रहा होता है। और जब हम बच्चे को बताते हैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल के, जब पापा जब समझाते हैं बैठ के ऐसे करके तो कैसे जी करता है कि बस जल्दी से बात खत्म हो जाए, रोज रोज का काम हो गया इनका, मेरा मगज खराब कर दिया। होता है वो ऐसे होता है क्योंकि मैं उन बच्चों को मालूम है, वो बच्चों को बोलता हूं तुमने अपनी मम्मी पापा को ऐसे क्यों नहीं किया। कहता देखो अंकल बात ये है, अगर मैं अपनी बात खुलकर बोलता हूं तो उधर से आता है चपेट, जबान लड़ाता है। अगर मैं खुलकर नहीं बोलता हूं तो बोलते तू बोलता ही नहीं है, मैं तो दोनों तरफ का मर गया है। तो वो बेचारा खुलकर बोले तो भी गड़बड़, चुप रहे तो भी गड़बड़। तो फिर एक ही रास्ता होता है, अपना चुपचाप गर्दन नीची करके सुनते रहो, रोज का काम है, 15 मिनट बोल के बंद ही कर देना है, असर होना है नहीं, कुछ कोई असर नहीं होना है। असर कब होगा? आप अपने घर से उठकर रात को सोने के वक्त में यहां बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप अपने मन में यह सोचकर आए हैं कि चलो बात करते हैं शायद कुछ अच्छा मिले, है ना। तो यानी आप पहले से दिमाग में मेंटली तैयार होकर आए कि हमें कुछ लेने जाना है, तो आप मेरी बात सुन सकते हो, नहीं तो 5 मिनट में उठ के चले जाओगे अगर आप सोचकर नहीं आए होते। और अगर मैं आके जबरदस्ती आपका टाइम हो खाने का और मैं कहूं सुनो सुनो बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, अरे यार खाना खाने दो ना, तुम मीन्स यू आर नॉट रेडी, आपको जाना है जल्दी है, आपको बॉस की मीटिंग है या कोई और मीटिंग है, और मैं आपको कहूं सुनो आपके घर की जरूरी बात है, आपके बच्चों से रिलेटेड बात करने जा रहा हूं, तो आप नहीं सुनोगे ना। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको अपनी बात बताने के लिए सबसे जरूरी है आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए कि मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो। और जब कोई किसी को समझाता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ये साबित कर रहा होता है कि मेरे को ज्यादा पता है, तुमको नहीं पता। तो जब मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हो और आपके हस्बैंड आकर के किचन में और आपको बोले ये जो बेलन है ना ऐसे मत पकड़ा करो, ऐसे पकड़ा करो, ये टैप को ऐसे खोला करो और गैस को ऐसे ऑन, तो 2-4 मिनट तो सुन सकते हो आप। उसके बाद आपने यही बोलना है कि अच्छा है आप अपना या तो कर लो बैठ करके, नहीं तो अपना काम देखो, हम अपने आप कर लेंगे, है कि नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा काम जो मुझे मालूम है कैसे करना है तो ये मुझे समझाए कैसे। और हम क्या करते हैं, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसका हमको मालूम ही नहीं है। वो गलती तो चलो अभी मैं जिक्र कर लूंगा, पहले एक छोटी सी बात बताइए। मान लीजिए आपके घर में आपको पेंट कराना है, तो आप उसके बारे में किससे सलाह लेंगे? अपने पड़ोसी से, हलवाई से? हलवाई से सलाह लेंगे? डॉक्टर से? डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट होता है, नहीं? किस स्कूल के टीचर से? वो भी इंटेलिजेंट आदमी है। हाँ, किससे? फील्ड के एक्सपर्ट से। यानी या तो कोई पेंट कंपनी में काम करता हो या उसका तजुर्बा हो सफेदी रंग पेंट करने का, उससे आप जाकर के सलाह लेंगे
कि भाई मैं ये करना चाहता हूं, वो आपसे पूछेगा ये कमरा आपको किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, ड्राइंग रूम या स्टडी रूम, उसके हिसाब से वो आपको कलर डिसाइड करके बताए, है ना। इधर गाड़ी लेनी हो तो उसी पेंटर से पूछोगे क्या, काम वाली बाई से पूछोगे क्या, डॉक्टर से पूछोगे क्या। फिर गाड़ी लेनी है तो आप किससे पूछोगे, या तो आपका कोई दोस्त गाड़ियों का धंधा करता हो, या रोज खरीद के बेचता हो, या कंपनी में जाकर के आप पता करोगे, एक्सपर्ट से ही पूछोगे। इलाज कराना है, पेट दर्द हो गया तो हलवाई से नहीं पूछोगे, फिर डॉक्टर के पास जाओगे। आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो मिस्त्री के पास जाओगे, बाइक खराब होगी तो बाइक के मिस्त्री के पास जाओगे, कार खराब होगी तो कार के मिस्त्री के पास जाओगे। कहने का मतलब है जीवन में आपको जिस तरह की समस्या होगी आप वैसे ही एक्सपर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। आप सब में से साइकोलॉजी किस किसने की हुई है, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, एक इनके तो बच्चे ही नहीं है तो ये तो हो गए, निकल गए। अब सारे के सारे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए सलाह कौन कौन देता है, सब एक्सपर्ट है ना, सब एक्सपर्ट है। पढ़ाई कैसे कर, मतलब ये भी बताते हैं बेटा हम तो पढ़ नहीं पाए, और फिर सलाह देते हैं। वो ये बताते भी हमको कुछ नहीं आता जाता, वो ये कहते हैं हम एक्सपर्ट कुछ नहीं है, पर तुमको माननी हमारी पड़ेगी, है। ये प्रोसेस जो आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, ये कैसे होती है बताते हैं। जब छोटा होता है ना बच्चा, और कुर्सी से कोई चीज लेनी होती है, या सेल्फ पे कोई चीज रखी है वो उठानी है, और उसका हाथ नहीं जा रहा, और उसकी माँ उसको उठा करके दे देती है, वो बच्चे के दिमाग में अंदर क्या चलता है कि मेरी माँ दुनिया की सबसे लंबी इंसान है, या मेरा बाप सबसे लंबा इंसान है। उसको नहीं पता इससे ऊंची शेल्फ भी होती है, वो कंपैरिजन उसे नहीं आता। उसको कोई मतलब नहीं कि और दुनिया में कितने लंबे लोग हैं, उनको ये मालूम होता है कि मेरे को जब भी कोई समस्या होती है, भूख लगती है मेरी माँ भागी आती है, पॉटी कर दी मेरी माँ आती है, मुझको कोई सामान चाहिए वो पकड़ाती है, मेरे को कोई डांट रहा होता है तो वो मुझको बचाती है, हर काम के लिए उसकी माँ उसको मदद कर रही होती है। तो उसको ये लगता है कि मेरी माँ से इंटेलिजेंट और समझदार और मजबूत और तगड़ा इंसान कोई नहीं। जब वो पापा के साथ बाइक पर जाता है, या जाता है बच्चा कोई सा भी हो, या कार में जाता है, तो वो कहता है पापा इससे आगे निकालो। पापा उसकी बात मानकर किसी एक बाइक से आगे निकाल भी देते हैं तो उसको लगता है कि मेरा पापा सबसे तेज बाइक चलाता है, ही इज अ सुपर हीरो। ये मैं उसके अंदर क्या चल रहा है वो बता रहा हूं। जब आप छोटे छोटे बच्चों पे रिसर्च करते हैं तो वो निकल अपने आप बताते हैं, मेरे पापा ने इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं पता है, वो आपस में बात करते होते ना, सबसे आगे निकाल दी, बस से भी आगे निकाल दी थी। अब वो जब उस चल रहा होता है, वो सुपर हीरो है उसके घर के। उन्होंने दुनिया नहीं देखी, उन्होंने वेद नहीं पढ़े, कुरान नहीं पढ़े, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, धार्मिक शिक्षा कोई नहीं ली, उनको कुछ दुनिया से मतलब नहीं। उनको केवल इतना पता है कि मेरे घर में 2 व्यक्ति हैं, ये जो कहते हैं वही होता है, और ये सच है, परम सत्य है कि इनसे तगड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं। इसीलिए वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट अपने ही माँ बाप पर करता है। फिर मम्मी उसको पढ़ना सिखाती है। मान लीजिए जब आप अपने बच्चे को कौन सी क्लास में लिखना सिखाते हैं, कितनी उम्र में, 2.5 साल, 2.5 साल 3 साल की उम्र में उसे लिखने के लिए सिखाते हैं। सबसे पहले जब सिखाते हैं तो कलम पकड़ना सिखाते हैं। मैं मम्मियों की तरफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मम्मियाँ ही सिखाती हैं, पापा के पास टाइम थोड़ा कम होता है। अब मम्मी जब सबसे पहले तो कलम पकड़ना सिखाती हैं, जैसे उनको कलम पकड़नी आती है, और अगला स्टेप होता है उसमें लाइनें होती हैं, वो है ना, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व्ड लाइंस, वो डॉट 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 लगे होते हैं, उन डॉट्स के ऊपर से मिलाना होता है। तो मम्मा उनको बोलती है इन पे मिलाओ। तो मान लीजिए एक सीधी लाइन है और बच्चे को पेंसिल पकड़ा दी
और वो उसके ऊपर लगे करने और उसका हाथ ऐसे ऐसे करके चल जाए, ऐसे नॉर्मली होता है। तो क्या करेगी मम्मा, पहले ये बताओ। मान लीजिए बच्चे ने ड्रॉ करते टाइम गलती करी तो क्या करेगी मम्मा? ये मैं लगभग लगभग हर मम्मी की बात बता रहा हूं। क्या करेगी? पहले तो मिटाएगी, पहले वो उसके किए को मिटाएगी। नहीं बेटा गलत हो गया, सीधा करो। फिर वो दूसरी तरफ गलती हो जाए फिर मिटाएगी, फिर वो उसका हाथ पकड़ेगी और उसको सीधा करवाएगी। यही होता है। आपको इस प्रोसेस में बच्चा क्या सोचता है मालूम है? जब आप पहली बार मिटाते हो तो बच्चा सोचता है मेरे से गलती हो गई। जब आप दूसरी बार मिटाते हो तो बच्चा सोचता है मैं ठीक नहीं कर सकता, मुझसे कोई काम ठीक नहीं होता। जब आप हाथ पकड़ कर करवाते हो तो बच्चा सोचता है मैं लायक नहीं हूं, केवल मेरी मम्मी ही इंटेलिजेंट है, यही करवाएगी। जिन मम्मियों ने अपने बच्चों के हाथ पकड़कर लिखना सिखाया है वही मम्मियों के बच्चे अब 7वीं 8वीं में हो गए हैं अगर, तो उन मम्मियों को ये टेंशन है कि जब तक मैं बैठी रहती हूँ तब तक तो करता रहता है, मेरे उठते ही बच्चा पढ़ना बंद कर देता है। उन्हीं मदर्स की ये टेंशन है। आपके घरों में बात चलती होगी ना? हैं? क्योंकि हुआ क्या, एक तो वो बच्चा ये लगता है कि अब मेरी मम्मी ही ठीक कराएगी मेरे से, जब तक वो नहीं होगी तब तक मैं कोई काम ठीक कर नहीं सकता। और दूसरा, पहली का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का सिलेबस तो बच्चे माँ बाप को आता है, माँ को। फिर जब थोड़ा सा टफ सिलेबस आना शुरू होता है फिर खुद ही माँ बोल देती है बेटा ये तो मैंने बहुत पहले किया था, मेरे को तो कुछ नहीं आता अब इसका, ये तो तेरे को अपनी मैडम से ही पूछना पड़ेगा। उस दिन बच्चा सोचता है अच्छा तो यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, तो फिर इसका मतलब पढ़ाई पे तुम्हारी बात नहीं माननी है अब से। भाई पढ़ाई के लिए सलाह पढ़ाई वाले एक्सपर्ट की मानी जाएगी ना, और आपने डिक्लेयर कर दिया कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। तो उस दिन के बाद से आपकी बातें मानना बंद, बिकॉज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। देख लीजिए आपने पढ़ाना छोड़ा था, आपके बच्चे ने आपकी माननी छोड़ी थी। बिल्कुल पैरेलल में चलता है ये। आप जिस फील्ड पे अच्छा कर रहे हो आपका बच्चा आपकी बात उस फील्ड पर मानेगा ही मानेगा, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट फॉर दैट ना। आपसे ज्यादा सलाह, अच्छी सलाह उसको कोई नहीं दे सकता। आप जो भी काम करते हैं, आप अकाउंटिंग का काम करते हैं, आप दुकानदारी करते हैं, आप मैकेनिक हैं, आप इंजीनियर हैं, जिस चीज के आप एक्सपर्ट हो उस पर आपका बच्चा आपकी हर बात मानेगा, और जिसके नहीं हो उसकी कोई नहीं मानेगा। मतलब या तो रेगुलर पढ़ाई जारी रखिए या बच्चे को एक्सपर्ट का एक्सपोजर दीजिए। बच्चे को एक्सपर्ट का एक्सपोजर देंगे तो वो इतना टाइम कंज्यूमिंग और इतना पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए एक ही रास्ता बचता है कि भैया जैसे खर्चा बचाना है तो गाड़ी पूल करते हैं, वैसे वैसे अपने बच्चों के टीचर्स पूल कर लो। स्कूल का कॉन्सेप्ट इसलिए तो आया था ना कि पूरा समाज मिलकर एक स्कूल खोलेगा, वहां जो टीचर्स होंगे उनकी जो तनख्वाह होगी, उनका जो खर्चा होगा, उनका जो मानदेय होगा वो समाज इकट्ठा करके देगा। वो जो सैलरी सरकारी स्कूल को मिलती है वो समाज के ही पैसे इकट्ठा करके दी जाती है ना। हमने वो सरकारी मान लिए, वो सरकारी नहीं थे, वो समाज के खड़े हुए स्कूल थे। हमारे पुरखों ने योजना बनाई कि हमको अपना बच्चा पढ़ाना है तो अकेले अकेले नहीं पढ़ा सकते, ट्यूशन्स और कोचिंग के भरोसे नहीं पढ़ा सकते, हमको मिलकर इनके लिए बढ़िया गुरु का इंतजाम करना पड़ेगा। तो पहले मिलकर गांव की पंचायत की या फिर किसी सामूहिक जमीन को लेकर के कार्य शुरू किया जाए, और वहां पर जब बच्चे आने शुरू हो उसके हिसाब से वहां टीचर्स की अपॉइंटमेंट किया जाए, और उनका पूरी जिम्मेदारी समाज का हिस्सेदार समाज ले।
बाद में वो धीरे धीरे सरकारी हो गया। तो हमको लगा कि वहाँ तो केवल म्यूनसिपालिटी के स्कूल में तो सिर्फ गरीबों के बच्चे जाते हैं, हमारा बच्चा गया तो वहाँ तो माहौल ही खराब है जी, तो सारे बच्चे गालियाँ देते हैं वहाँ तो सारे, आपको नहीं पता आपका बच्चा उनसे भी गंदी गंदी देता है। उनके वाले हिंदी में देते हैं, आपके वाले अंग्रेजी में देते हैं, हैं? शॉर्ट फॉर्म में देते हैं, देते जरूर हैं। जिस माहौल को खराब करने की बात कहते हो वो तो सारा रोज के रोज अपने यूट्यूब पे देख लेते हैं, अगले इंस्टा पे रोज चलता है वही। ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आप उन बच्चों से बचा लोगे तो अपने बच्चे को बचा लोगे। ये तो आपको बैठ के करनी पड़ेगी कि म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में ये सब क्यों हो रहा है। अगर उस पर नहीं आपने सवाल उठाया ना तो आपके बच्चे की बर्बादी के लिए कोई नहीं बोलने वाला। फिर आपके बच्चे को आपके मोबाइल पर ही अश्लील वीडियोस आएंगी रोज। आप देखिए, हिस्ट्री चेक करनी आती हो तो किसी को, जिसका बच्चा 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता है, या आपके पास तो मोबाइल है ना, फेसबुक चलाते होंगे, आप चाहो या ना चाहो जबरदस्ती आएगी आपके सामने वीडियो हिंसा वाली और अश्लीलता वाली। आप सारे के सारे, एक भी नहीं कहेगा कि मेरे मोबाइल में नहीं आती है, आप ढूंढोगे नहीं, आप जाओगे नहीं, लेकिन जबरदस्ती आएगी ही आएगी। क्योंकि जब आपने अपना मोबाइल लॉगिन किया था, उस मोबाइल के अंदर जब आप सिलेबस करते हो या सर्च करते हो या आपकी मूवमेंट होती है तो उनको वहां एकदम पूरा ग्राफ बनता है कि ये जो बंदा है इस मोबाइल को यूज करने वाला, ये कौन सी क्लास का सिलेबस पढ़ रहा है, ये 7वीं 8वीं का पढ़ता है, तो इसको ये वाला मैटर फीड करोगे तो इनको अच्छा लगेगा। ये बंदा ऐसी वीडियोस देखता है, यहाँ पे लाइक करता है, इन चीज़ों को शेयर करता है, इसका मतलब इस बंदे को ये वाली चीज़ें फीड करते हैं। सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप डिसाइड करती है। अगर आपको ये लगता हो कि सिनेमा समाज का आईना होता है तो अपने दिमाग से इस वहम को निकाल दीजिएगा। सिनेमा समाज का आईना नहीं होता है, समाज सिनेमा का आईना होता है। पहले सिनेमा बताएगा आपको अब आपके बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं वो। जब तक एकता कपूर की घर वो नहीं आई थी ना, तुलसी, तब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतने प्रचंड उसमें नहीं थे चर्चा में। स्मृति ईरानी का करा हुआ नाश है ये सारा, इसीलिए उसको शिक्षा मंत्री बनाया था। और एकता कपूर को इसीलिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलेंगे, समझे ना। यानी उसकी वो कला पूरी तरह से सम्मानित की जाएगी ताकि उसका आपके बच्चों को बर्बाद करने में जो योगदान है वो भरपूर मात्रा में सम्मानित किया जा सके। और हम चुप। आपने नोटिस ही नहीं किया कि जो व्यक्ति नाटकों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है उसको फीड करने के लिए न्यूज चैनल्स पर आएगी कहानी घर घर की, समझे ना। नाम भी वही है, कहानी घर घर की, यानी घर घर में वो क्या करना चाहते हैं, सास बहू के झगड़ों की टाइप कैसी रखना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों की टाइप कैसा रखना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कैसे रखना चाहते हैं, वो समाज का ढांचा कैसा रखना चाहते हैं, ये कहानी आपको पहले बताई जाती है। जैसे आजकल कोई भी फिल्म, कोई भी नाटक बिना गे कल्चर और बिना लेस्बियन कल्चर के नहीं चलता। कोई भी फिल्म नहीं आएगी, आपको ये बताया जा रहा है इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉर्मल, ऐसा बताया जा रहा है और आप मान लेंगे क्योंकि आपको अखबार भी यही कह रहा है, टीवी भी यही कह रहा है, एंड एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। टीवी पर एक्सपर्ट्स बैठेंगे वो भी ऐसे ही बोलेंगे। अभी 3 साल पहले जो बीमारी वाला जो चला, इसमें भी एक्सपर्ट्स ने खूब कहा। एक्सपर्ट्स कितने सही थे कितने गलत थे वो सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, बट आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे व्हाट टू डू। आपकी कॉमन सेंस नहीं होगी, आपकी स्थानीय जरूरत का कोई रोल नहीं होगा, आपके समाज का कोई रोल नहीं होगा, आपकी इच्छा और आपके संस्कारों का कोई रोल नहीं होगा। धीरे धीरे आपकी वो संस्कृति जिस पर हम गर्व किया करते थे आप खुद ही भूलने लग जाओगे और अपनी ही संस्कृति को बुरा कहने लग जाओगे और उस संस्कृति की अच्छाई करने लगोगे जिसका काम ही ये है, जिसको लाया ही आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए गया।
चाहे ये स्कूली सिस्टम हो। अब आप ही बताइए, आपके स्कूल में, आपके बच्चे के स्कूल में टीचर कौन है? या पहले तो स्कूल का मालिक ही देख लेते हैं कौन है। आप कल को लेडीज मिलके एक क्लब बनाइए, एजुकेशनल क्लब अपनी इसका, और उस एजुकेशनल क्लब का काम होगा रिसर्च करना। पहली रिसर्च कीजिए कि यहां के 1 किलोमीटर के या 2 किलोमीटर के दायरे में कितने स्कूल हैं, उन स्कूलों में कितने बच्चे हैं, उनका कितना टर्नओवर है पूरे साल का, और उनके मालिकों का प्रोफेशन क्या है, उनके मालिक क्या करते हैं, उनका शिक्षा से क्या लिंक है। तो आपको पता चलेगा कि 10 में से 8 स्कूल के मालिक ऐसे मिलेंगे जिनका शिक्षा से कोई लिंक नहीं। जो दारू के ठेकेदार मिल सकते हैं, जो पॉलिटिशियन मिल सकते हैं, जो अनपढ़ मिल सकते हैं, जो बिल्डर हो सकते हैं, जो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, जो शिक्षक नहीं थे कभी भी शिक्षक नहीं रहे होंगे, ऐसा स्कूल का मालिक मिलेगा। जिस व्यक्ति ने स्कूल खोला ही इसलिए है कि उसका शिक्षा से कोई लिंक नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे को शिक्षा देने के लिए वो कुछ करेगा? मालिक के बिना किसी की नहीं चलेगी ना। प्रिंसिपल मालिक के हिसाब से चलेगा, सिस्टम मालिक के हिसाब से बनेगा। माँ बाप को तो मिलने भी नहीं दिया जाता, माँ बाप को तो सिस्टम देखने नहीं दिया जाता, आपको तो सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग पे बताया जाता है। तो पहले तो ये हो गया। अब देखते हैं टीचर्स कैसे मिलेंगे आपको। टीचर्स कैसे मिलेंगे? वो बंदा ग्रेजुएशन करके यूपीएससी की तैयारी करेगा, कोई बात नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, वो फिर सिविल सर्विसेज की ट्राई करेगा स्टेट की, फिर वो बैंक पीओ की, फिर वो एसएससी की, फिर फौज की, फिर पुलिस की, फिर कोई बिजनेस ट्राई करेगा, फिर कोई क्लर्क की, फिर चपड़ासी की भर्ती में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो सोचेगा चल मैं यार बीएडी कर लेता हूँ, और कुछ नहीं तो पढ़ाई लेंगे। या तो ये वाला बंदा टीचर बनेगा, या कौन टीचर बनेगा कि अपने हस्बैंड से बात करेगी घरवाली, क्या मैं सारा दिन घर में पड़ी रहती हूँ, दिमाग खराब हुआ रहता है, मेरे को कुछ और काम नहीं है क्या रोटी बनाने के अलावा, मेरा टाइम पास नहीं होता है, तो मेरे को किसी स्कूल में एडजस्ट करा दो। चल मेरे दोस्त का एक स्कूल है, मैं उसमें बात करता हूँ, तेरे को वहाँ पढ़ाने भी भेजता हूँ टाइम पास करने के लिए। डीसी फोन करेगा किसी बिल्डर को कि यार तेरा स्कूल है, मेरी घरवाली खाली बैठी होती है, या मेरे दोस्त की घरवाली बैठी होती है, उसको कर लो एडजस्ट। या वो टीचर मिलेगा। और तीसरा टीचर मिलेगा जिसको मालूम है कि मेरे सब्जेक्ट की कोचिंग बहुत अच्छी आती है, तो अगर स्कूल ज्वाइन कर लूंगा तो वहां से कोचिंग के लिए बच्चे मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा एक भी व्यक्ति आपके बच्चे को टीचर नहीं है। आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल में आता हो, मेरे 20 साल के टीचिंग करियर में मुझे एक टीचर नहीं मिला, एक भी नहीं। या तो नौकर है या बिजनेसमैन बैठा है, टीचर नहीं है एक भी। अब जब आपके बच्चे के पास टीचर ही नहीं है तो आपका बच्चा कभी पढ़ लेगा क्या? नंबर 2, पढ़ाया क्या जाता है? मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक नर्सरी के क्लास के बच्चे के पास एक किताब आती है जिसमें वो प्रोफेशन का एक पेज होता है, जिसमें दर्जी, नाई, धोबी के फोटो होते हैं, किसान और उसके फोटो होते हैं, और उन फोटोज को छांटना होता है कि टेलर को सर्कल करो या उसको सर्कल करो, ऐसा होता है ना। ये एक सिलेबस में नॉर्मली आता है। मैंने वहां एक बार क्या किया, किसान का चेहरा उसके बाप की फोटो से बदल दिया। किसान जो था ना, हल उठा रखा था उसने या ट्रैक्टर पे बैठा था, उसके फेस पे उसके पापा का फोटो लेकर के वहां चिपका दिया।
जो कोट पैंट पहना हुआ था वहां मैंने किसी तड़ी पार का फोटो चिपका दिया। अपने वाला तड़ी पार मत समझ लेना, गुजरात वाला। तो ऐसे ही करके मैंने वहां फोटो बदल दी, इसकी इसके लगा दी, इसकी इसके लगा दी, और मैंने पूछा इसमें से जेंटलमैन छांटो। किस वाले को छांटा होगा बताइए? हैं? एक भी बच्चे ने जो उसका बाप था जिसको किसान के ऊपर फोटो लगी थी उसको सर्कल नहीं किया। कोट पैंट पहने हुए तड़ी पार को सर्कल किया कि ये है जेंटलमैन। क्योंकि हमको कपड़ों से पहचानना सिखाया गया है कि जेंटलमैन कौन है, गंदा कौन है। अच्छा, नर्सरी से सिखाया गया जनाब। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आपके बच्चे की मैडम आपके बच्चे को ये बोलेगी ये पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इतना ही लिखना है, इससे कम लिख दिया या इससे ज्यादा लिख दिया दोनों केसेस में नंबर कटेंगे। अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया तो भी नंबर कटेंगे। अगर पूरा नंबर चाहिए, 100 में से 100 ए ग्रेड चाहिए, तो वही लिखना पड़ेगा जो मैम ने बोला। मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की सजा मिलेगी, और नंबर चाहिए तो आपको दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। और जब आप अपने बच्चे को पैदा होने से लेकर के 11वीं तक ऐसी परवरिश देंगे जिसमें वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, तो फिर आपको क्या लगता है वो जीवन में कभी सही और गलत का निर्णय कभी ले पाएगा? ले पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता हो सकता है। एक व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा समाज में जो आपके बच्चे के ऊपर 100% ट्रस्ट करता होगा, जिसने आपके बच्चे को यह कहा होगा कि बच्चे नंबर तेरे 10 आए कि 100 आए, आई डोंट केयर, आई विल ऑलवेज लव यू। कहा कभी आप में से किसी ने? किसी ने भी यह कहा कि तेरी परफॉर्मेंस जो मर्जी हो, तू मेरी औलाद है, इस सच को कोई नहीं बदल सकता। तुम अगर कोई गलती करोगे तो तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये मेरी गलती होगी कि मैं तुमको वो माहौल नहीं दे पाया जिसमें तुमको सही और गलत का फैसला कर सके। मैं तुमको वो समाज नहीं दे पाया जो तुमको अच्छा सिखा सके। अगर मैं कहता हूं कि इस बच्चे को मोबाइल ने बिगाड़ा, तो मोबाइल किसने ला कर दिया? आपने ला कर दिया। अगर उसको टीवी ने बिगाड़ा तो टीवी आपने ला कर दिया। अगर उसको पड़ोस ने बिगाड़ा तो पड़ोस आपने ला कर दिया। अगर इंटरनेट ने बिगाड़ा तो इंटरनेट आपने ला कर दिया। अगर उसको समाज की किसी भी चीज ने बिगाड़ा तो उसके इस धरती पर आने से पहले वो आपके आसपास था, आपने ही बिगाड़ा। क्या कभी किसी ने कहा कि अगर तू कल को किसी का रेप कर देगा, या तू चोरी करेगा, या तू किसी का कत्ल करेगा, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसा समाज बनाया ही नहीं कि तेरे को गलत और सही सिखा सके? बताओ। आई ऑलवेज से टू माई सन, मैं अपने बेटे को हमेशा ये बात बोलता हूँ, कितनी बड़ी गलती कराना, तेरी कोई गलती नहीं, मेरी गलती होगी, क्योंकि मैं तुझे सिखा नहीं पाया, ये मेरा ही फॉल्ट है, क्योंकि मैं तुझे वो माहौल नहीं दे पाया। इसमें तुम्हारी क्या गलती है भाई? तुझको तो परमात्मा ने 100 का 100 पैदा किया था, तुझे तो बिल्कुल अनमोल पैदा किया था। तेरे सामने तो दुनिया की कोई चीज इतनी अच्छी और इतनी सुंदर, इतनी अच्छी थी, मतलब इतनी परफेक्ट कोई चीज हो ही नहीं सकती जितना परफेक्ट वो बच्चा होता है। उसको कचरा हमने किया ना यहां आने के बाद। गाली में जितने शब्द इस्तेमाल होते हैं, जितनी मात्राएं लगती हैं, सब उसने यहीं तो सीखी हैं। क्यों जी? किसको गोली मारनी है, गोली मारने का कॉन्सेप्ट उसके कार्टून ने ही सिखाया है। लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है, लड़कों के साथ कैसे करना है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ उसको आपके टीवी ने सिखाया है या आपके पड़ोस ने सिखाया है, और वो दोनों चीजें आपने दी हैं। उसकी क्या गलती है भाई? मेरे तो घर में जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था, हमने तो टीवी गांव में भेज दिया था, है ही नहीं टीवी। तो टीवी नहीं तो कोई कबाड़ नहीं। इसीलिए मेरा बच्चा आज 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में पढ़ता हुआ 2500 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका है।
सारे इंटरनेशनल स्कैम्स को सब कुछ जानता है। 7 साल की उम्र में 10वीं तक का सिलेबस कर लिया उसने। चेस का चैंपियन, स्केटिंग का चैंपियन, लॉन टेनिस का स्टेम नेशनल चैंपियन है। वंडर किड ऑफ इंडिया करके ढूंढिए आप, उसको मिलेगा। और हमने तैयार किया वो बच्चा जिसको डॉक्टर्स ने ये कहा था पैदा होते वक्त, ये प्री मैच्योर डिलीवरी है, ये सीख नहीं पाएगा, बड़ा होकर बीमार रहा करेगा। 5.5 महीने में पैदा हुआ। ऐसा पूरा ब्रेन भी डेवलप नहीं हुआ था उसका, मतलब ऐसे छोटा सा था वो, हथेली पे आ जाता था, ऐसा था। और वो बोलते थे लंग्स डेवलप नहीं हुए हैं। और इस टाइम मेरे से 1.5 इंच लंबी हाइट है उसकी, 6 फुट 2 इंच का हो रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले 10 साल से कोई दवाई नहीं खाई है उसने, डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी है। मैं ये देवेंद्र भाई और इनकी फैमिली 1 महीने पहले अहमदाबाद आई हुई थी, तो इनका बेटा भी आया हुआ था। तो इस समय गुजरात का एक लड़का ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने के लिए गया हुआ है। तो ये सिर्फ अपने बेटे को इसलिए लेके आए कि मुझे इंडिया के बेस्ट प्लेयर के साथ अपने बेटे को टेस्ट करना है कि दोनों देख लें कि एक दूसरे के साथ कैसे खेलते हैं। मैं 300 से ज़्यादा IAS IPS का ट्रेनर हूँ। मैंने अपनी लाइफ में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़, डॉक्टर्स, इंजीनियर सबको पढ़ाया हुआ है। 1500 से ज़्यादा CA CS मेरे स्टूडेंट्स होंगे इसी गुजरात में। तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि कैसे पढ़ना है। मैं इनके बेटे के साथ 1 हफ्ते रहा, तो मैं अपने आप को पढ़ा लिखा आदमी मानता हूँ। दुनिया की लेटेस्ट से लेटेस्ट रिसर्च के बारे में अगर किसी को बात करनी होती है तो वो याद करते हैं कि संजीव शर्मा से बात की जाए, है ना। चाहे इकोनॉमिक्स की बात करनी हो, चाहे फिलॉसफी की करनी हो, चाहे साइकोलॉजी की करनी हो। मैं इनके बेटे के साथ 1 हफ्ता रहा और मुझे 1 हफ्ते तक ये एहसास नहीं हुआ कि मैं 16 साल के लड़के के साथ बात कर रहा हूँ। यानी मेरी लिस्ट में जो किताबें आज हैं, और मैं अपनी ज़िंदगी में, मेरी माँ यहाँ बैठी हैं, वो गवाही दे सकती हैं कि मैंने जीवन में ना किताबों के अलावा कुछ नहीं खरीदा। मैंने अपनी ज़िंदगी में 30,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी। उनमें से जो मैंने छांटा होगा वो बेस्ट किताब है, वो ऑलरेडी पढ़ रहा है। तो आमतौर पे कहते हैं कि जो ये वो किताबें मैंने नहीं दी और इन्होंने नहीं पढ़ी हुई, वो ये मुझे पक्का पता है वो इन्होंने नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि मैंने घर में जाके सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी ही देखी, क्योंकि घर में सिर्फ लाइब्रेरी ही है, हमारे घर में सिर्फ किताब ही है। और इनकी नहीं है खरीदी हुई, वो उसकी खरीदी हुई है। और आमतौर पे कहता है कि जो पढ़ता है वो खेलता नहीं है, जो खेलता है वो, यहाँ उल्टा है, वो पढ़ता भी है और वो खेलता भी है। और क्या खेलता है, मतलब इंडिया का 16 साल की उम्र में चैंपियन, और वो भी सबसे टफ गेम में। और अकेला वो पढ़ता ही नहीं है, अकेला खेलता नहीं है, वो 7 साल की उम्र में 10वीं तक का सिलेबस ना कर भी गया और बच्चों को पढ़ाने भी लगा। वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, 4 बजे उठ जाता है, सारी चीज़ें खुद मैनेज करता है। इंडिया भर में कंपटीशन जाता है, मोस्टली मम्मी साथ में जाती है, पर अकेला जाने में सक्षम है, अपने आप को हैंडल करने में सक्षम है, राइट। इस समय दुनिया भर में जो घटनाक्रम चल रहा है वो मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। तो कहने का मतलब है कि हम कहते हैं कि ये पेरेंटिंग कोच इसलिए नहीं है कि इन्होंने पेरेंटिंग पढ़ी है, ये पेरेंटिंग कोच इसलिए हैं डॉक्टर देवेंद्र भलारा क्योंकि इन्होंने पेरेंटिंग करी है, राइट। फिर जो इन्होंने अपने बच्चे के साथ किया, फिर उन्होंने कहा कि क्या ये अपने बच्चों के साथ किया जा सकता है, क्योंकि इनको बोल दिया वो तो तेरा बेटा है ना, तू भी इंटेलिजेंट, तो वो भी इंटेलिजेंट होगा। तो इन्होंने एक चैलेंज दिया कि क्या जो इस बच्चे के साथ किया जा सकता है वो दूसरों के साथ किया जाए तो क्या ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो इन्होंने चैलेंज लेके
चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ये ट्राई सिटी बोलते हैं नॉर्थ की। जैसे आपकी एजुकेशन सिटी है ना, तो नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन के ये 3 सेंटर है ना, जहाँ दुनिया भर के सारे पढ़े लिखे वहाँ बैठते हैं। उनमें से सबसे बेकार स्कूल के सबसे बेकार बच्चों की लिस्ट मंगवाई, जिसको एजुकेशन सिस्टम ने, टीचर ने, मैनेजमेंट में, माँ बाप ने और साइकोलॉजी के एक्सपर्ट ने बोल दिया कि इनका कुछ नहीं हो सकता, फालतू फाइनल। इन्होंने चैलेंज लेके उन बच्चों को 18 बच्चे सिलेक्ट किया 18 स्कूलों से और उनको 1 साल पढ़ाया। उसके बाद वही बच्चे सबसे टफ सब्जेक्ट में पूरे स्कूल में टॉप किए। फिर आपने इंडिया में वंडर किड सुने होंगे, एक कॉन्सेप्ट है कौटिल्य का नाम सुना है? कौटिल्य जो जानवी के बारे में सुना होगा, एक लड़की है 16 भाषाएं बोलती है, सुना है ना? और ये सारे वो बच्चे थे, हमारे बच्चे हमसे हैंडल नहीं होते। तो यहां 2 एक्सट्रीम हो गए, एक इतने एक्सट्रीम के बच्चे हैं कि माँ बाप से हैंडल नहीं होते, और एक इतने एक्सट्रीम के अंत हैं कि सबने हाथ जोड़ दिए कि इनका कुछ नहीं हो सकता। तो जब डॉक्टर देवेंद्र भलारा ने उन दोनों बच्चों को हैंडल किया तो दोनों के रिजल्ट अपने आप में सुपरलेटिव आए। तो उनसे निकला क्या? उनसे ये निकला कि भगवान कभी भी कूड़ा करकट पैदा नहीं करता है। भगवान ने हर बच्चे को कोई ना कोई परफेक्ट टैलेंट दिया है और उस टैलेंट की कोई एक स्ट्रक्चर है। उस टैलेंट को पहचाना जा सकता है, जैसे हर बीज को पहचाना जा सकता है ये किसका बीज है। फिर उस बीज के बड़े होने का एक परफेक्ट इन्वायरमेंट है, उसको वो इन्वायरमेंट अगर परफेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाए तो उस बच्चे के साथ वो रिजल्ट पैदा किए जा सकते हैं। ये काम करके डॉक्टर देवेंद्र भलारा ने बीज को पहचाना, पर्यावरण को पहचाना, दोनों का मेल किया और 1 साल के अंदर सबसे डिस्टर्ब बच्चे, चैलेंजिंग बच्चे और सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे, उन सबको सेल्फ मोटिवेटेड बच्चों में कन्वर्ट किया। ये रिजल्ट आया। परंतु देवेंद्र भलारा ये रिजल्ट प्रोड्यूस करके माँ बाप को खुला चैलेंज, सबको चाहिए ना ऐसे बच्चे, कितनों को चाहिए कि आपका बच्चा भी कौटिल्य जैसा हो, जानवी जैसा हो? सबको चाहिए? सबको चाहिए? ओके। आप सबके बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, इनसे भी बढ़िया हो सकते हैं, क्योंकि कौटिल्य बनाना था, भगवान ने बना दिया, कौटिल्य जैसा हो गया। और आपके बच्चा वैसा होगा जैसा उसको बनाया गया है। फर्क सिर्फ इतना है, ना आपको पता है ना आपके बच्चे को पता है, क्योंकि ना उसके टीचर को पता है, ना उसके समाज को पता है, ठीक है, ना किसी एक्सपर्ट को पता है, क्योंकि बीच में उस बीज को पहचानने वाला और उस बीज को बड़ा करने वाला जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो मिसिंग है। और यही कमी को पूरा करने के लिए एक पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बीच में इसलिए उठा कि आप जब आए ना, आपको इनके बारे में पता नहीं था। अभी हमने बात की, मोटी मोटी बात की कि पेरेंटिंग में क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना। एम भनावी लो, एम आदत डाको, एम इन्हें हार्डवर्क कराओ, एम इन्हें आपको क्या थोड़े से टिप्स दे दिया जाएंगे। अभी तक हमने कोई टिप देने की बात नहीं दी। वो इसलिए नहीं की क्योंकि कोई टिप काम करती नहीं है। काम क्या करेगा? बीज है और हर बीज की अपना गुण, अपनी क्वालिटी, अपनी क्षमता है जो प्रकृति ने, परमात्मा ने उसको देके भेजी है और उसको डेवलप करने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट की जरूरत है। परंतु
वो जो परफेक्ट एनवायरनमेंट है वो आप अकेले नहीं दे सकते, वो माँ बाप नहीं दे सकते, वो एक कुटुंब नहीं दे सकता। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए, एक बच्चे की सारी क्षमताओं को खोलने के लिए, उसको विकसित करने के लिए पूरे समाज की, पूरे गांव की जरूरत होती है। और हमने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी? हमने समाज से अपने आप को तोड़ के, हमने गांव से अपने आप को तोड़ के, हमने रिश्तेदारों से अपने आप को तोड़ के, हमने अपने सामूहिक कुटुंब से अपने आप को तोड़ के एक फ्लैट में, एक बंगले में अपने आप को कैद कर लिया। और कैद करके अपने पैसे के बल पे, अपनी डिग्री के बल पे, अपने दंभ के बल पे, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के बल पे, अपनी एम्बिशन के बल पे ये मान के बैठ गए कि हम अपने बच्चों को दुनिया का श्रेष्ठ देंगे, जो हमको हमारे माँ बाप ने नहीं दिया वो हम दे देंगे। दे दिया? दे दिया सबने? देख लिया रिजल्ट? बधाई हो, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। क्योंकि हम बेसिक नहीं भूल गए। वो बेसिक क्या था कि बच्चे को पैदा करने के लिए, बड़ा करने के लिए, उसको पूर्ण इंसान बनाने के लिए एक पूर्ण समाज की ज़रूरत होती है। जैसे वृक्ष के लिए प्रकृति का एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसे ही इंसान के बच्चे को बड़ा करने के लिए एक पूर्ण, सही, परफेक्ट, संयमित, शीलवान, ज्ञानवान, समझवान, संयमित समाज की ज़रूरत है। और हम लोग सामाजिक बनने की बजाय प्राइवेट बनने में लगे हुए हैं। हम लोग समाज बनने के बजाय प्राइवेट बनने में लगे हुए हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मेरी माँ यहाँ बैठी हैं, आज वो मेरे लेक्चर में पहली बार आई है। तो हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, तो हम लोगों से कोई पूछते थे कि तुम्हारी कितनी माएँ हैं? हम लोग बोलते थे 3 माएँ हैं। कितने बहन भाई हैं? हम लोग 9 भाई हैं, 4 बहनें हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे घर में हमको ऐसा पाला कि हमको कभी एहसास तक नहीं हुआ कि ये माँ है, कि ये चाची है, कि ये काकी है, कि ये ताई है, कि ये पिता है, ये काका है। हमको नहीं पता चला, राइट? हमको नहीं पता चला। हमको नहीं पता चला कि ये खाने को देगी, कि वो खाने को देगी। जो है हमको फुल कॉन्फिडेंस था सब मिलेगा। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? और ऐसा माहौल में से आप में से भी कई लोग गुजरे, यस और नो? क्या ये लग्जरी, क्या ये कॉन्फिडेंस आपके किसी बच्चे के पास है? हेलो? और उसके साथ साथ जितने पैसे आपके पास होते, आपके माँ बाप के पास थे, जितना बड़ा बंगला आपके पास आपके माँ बाप के पास था, जितना बैंक बैलेंस आपके पास था अपने माँ बाप के पास था, जितनी एजुकेशन आपके पास है आपके माँ बाप के पास थी, जितने एक्सपर्ट आपके पास है आपके माँ बाप के पास थे, जितने अच्छे स्कूल आपके पास है आपके माँ बाप के पास थे। परंतु उनके पास जो था वो समाज था। आपके पास जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी से केवल सुविधाएं दी जा सकती हैं, और आपने अपने बच्चों को वो सुविधा दी, और हमने, हमारे बच्चों ने आपको अपनी सुविधा हासिल करने की एक जरिया, एक बैंक, एक एजेंसी बना लिया। यस और नो? वो आपसे क्या मांगते हैं? प्यार या पैसा या सुविधा या मोबाइल या गाड़ी या बंगला? क्योंकि आपने यही सिद्ध किया उनको कि हम यही देने की मशीन है, राइट? तो आज क्योंकि हमारे पास सेशन कम था और हमने 9:30 का ही टाइम रखा था, और डॉक्टर साहब आज का सेशन और कल के सेशन में थोड़ा अंतर रहेगा, बस एक ही मिनट देगा। कल का सेशन आपके द्वारा चलेगा। कैसे? कल आपके क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन? उस किताब में लिखा है, उस एक्सपर्ट ने बोला है, डॉक्टर गूगल ये बोलता है, स्कूल वाले ये बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है, ये सब बकवास यहाँ मत करें। वो डॉक्टर गूगल से ही
पूछ लें। यहाँ आपके बच्चों के, आपके परिवार के, आपके प्रश्न क्या हैं उनको रखिए, क्योंकि जो वास्तविक इशू है वो वास्तविक कॉन्टेक्स्ट में ही उसका उत्तर दिया जा सके। सही है? और मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लिख के लाएं, और जितने क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे उतने उत्तर ज़्यादा सटीक मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न देखने में अलग अलग हैं, असल में उसके कारण और उनके सोल्यूशन बहुत सटीक और सिंपल हैं, वो ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट है कि कल सभी लोग अपनी अपनी सर्कल में जाएं। सुबह आप उपाश्रय में जाते हैं, आप प्रवचन में जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, किसी न किसी मंडल में जाते हैं, अध्ययन में जाते हैं, तो आप, क्योंकि हमने एक प्रश्न कहा था कि आपके बच्चों को बड़ा करने की क्षमता आप में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आपके बच्चों में को अगर आप बेस्ट बनाना चाहते हो तो बेस्ट समाज है, अपने समाज को इकट्ठा करिए तो ही पेरेंटिंग होगी, उससे कम में पेरेंटिंग नहीं हो सकती। इसलिए आपके वो सब लोग, वो सब मित्र, वो सब रिश्तेदार, वो सब सहयोगी, वो सब पड़ोसी जिनके साथ आपके बच्चे का वाबस्ता है, रिलेशनशिप है, मिलते हैं, असर है, उन सबका यहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना आपकी पेरेंटिंग पूरी नहीं हो सकती। ये मेरी रिक्वेस्ट है, कल सबको जितना हो सके बुलाइए, और कल का जो सेशन है वो आपके प्रश्न के थ्रू चलेगा। मैं चाहूँगा डॉक्टर मल्हारा और 10 मिनट लेके अपनी बात को पूरी करेंगे। तो पार्षद धाराधाम में भी डॉक्टर साहब का कल सुबह एक जो सेशन है वो पार्श्वनाथ आराधना भवन में भी सुबह डॉक्टर साहब का लेक्चर रहेगा। पार्श्वनाथ आराधना भवन में सुबह डॉक्टर साहब का लेक्चर रहेगा। जो जो लोग आना चाहते हैं, जिसको भी बुलाना चाहते हैं, वो सुबह भी, वो पेरेंटिंग पे नहीं रहेगा, वो पेरेंटिंग के नहीं रहेगा, वो जनरल ओपन इश्यूज, वो पूरे वर्ल्ड के जो इश्यूज है उन पे रहेगा। समाज में इस समय क्या हो रहा है और उनका हमारे जीवन पे क्या असर हो रहा है, उससे हमें कैसे बचना है, कैसे उसका सामना करना है, ये उस विषय के ऊपर है। राइट, मैं ख़त्म करता हूँ जल्दी बात। अभी अगर आपको मैं सच बताऊँ तो अभी मैं वार्म अप भी नहीं हुआ हूँ, मतलब बातचीत जो अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन एक बात, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली बात थी, मुझे उससे एक इंसिडेंट याद आ गया अपनी लाइफ का। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ये जो पेरेंटिंग पे जो बात है ना, वो जो संजीव भाई ने आपको शुरू में बोला था कि ये कोई रूल बुक के साथ नहीं आता, बच्चा कैसे पाला जाता है इसका कोई नियम नहीं होता, लेकिन कुछ सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत पता होने बहुत जरूरी है हर माँ बाप को, कि बच्चे पालने का मूल सिद्धांत क्या है। जैसे बात कैसे करनी है आपस में पति पत्नी को, इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत यह है कि जब आप आपस में बात करते हैं तो बच्चा आपकी बात को नहीं समझता, जब वो 6 महीने का है, 1 साल का है। लेकिन जब आप बात करते हैं और आपके दिमाग से जो तरंगे निकलती हैं, वो गुस्से की हैं कि प्यार की हैं कि इरिटेशन की है, वो सब पकड़ता है। यह सिद्धांत है। यानी आपके घर में आपके आपस में बात करते हुए समय आपकी मानसिक स्थिति ही आपके बच्चे को ट्रांसफर होने वाली है, आपकी बात नहीं ट्रांसफर होने वाली। आपने अपने बच्चे की पिटाई करनी है कि नहीं करनी है? एक ही सिद्धांत है, पिटाई करने से बच्चे का नफा नुकसान का कोई लिंक ही नहीं है। मैं ऐसा बच्चा हूं था जो अपने स्कूल में रोज पिटता था, रोज, और कभी गलती से अगर स्कूल में नहीं पिटा तो घर आके पिटता था। और कमाल की बात यह है कि मैं कभी एक गलती के लिए दोबारा नहीं पिटा, हर बार नई गलती करता था। यह भी करके देख लिया मैंने कि मेरे को लिस्ट बना के दे दो मुझे क्या नहीं करना, वो लिस्ट बना के दे दी तो मैं उससे बाहर कुछ करता था। मैंने वो तो किया ही नहीं जो आपने मना किया था। मैं समझ नहीं पाया मैं क्यों करता हूं ऐसा, लेकिन जब बड़ा हुआ तो समझ में आया। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की नजरों में गिरना नहीं चाहता, कोई बच्चा अपने माँ बाप की डांट नहीं खाना चाहता, कोई बच्चा समाज में फेलियर का स्टैंप नहीं लगवाना चाहता। फिर भी हर बच्चे पर फेलियर का स्टैंप है, हर बच्चे पर। हर माँ बाप अपनी औलाद को यह कहता है हम नहीं कर पाए तुम कर लो। फेलियर आदमी किसी को मोटिवेट कर सकता है क्या?
फेलियरों की एक टोली तैयार कर रहे हैं हम लोग। ऐसा पता नहीं कैसा समाज बनता जा रहा है। हर वो व्यक्ति हर वो काम कर रहा है जो वो करना नहीं चाहता, फिर भी कर रहा है, और औलाद को कह रहा है तुमने ये नहीं करना। अपने जीवन का कोई निर्णय ठीक नहीं ले पा रहा और समझा रहा है तुमको ये करना चाहिए। मतलब खुद ही बता रहा है कि मैं अपने जीवन के निर्णय ठीक नहीं ले पाया, मैं ठीक नहीं कर पाया, मैं ठीक नहीं जी पाया। कारण क्या है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में वो काम नहीं कर रहा जो कुदरत ने उसको बनाया था जिस काम को करने के लिए। कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, वो जो भी कर रहा है बाय चांस कर रहा है। बाय चांस किसी के घर में पैदा हो गया, बाय चांस किसी स्कूल में दाखिला हो गया, बाय चांस जितने मर्जी नंबर आए, बाय चांस जिस मर्जी कॉलेज में दाखिला हुआ, बाय चांस कोई फॉर्म भरा, सिलेक्शन हो गया तो नौकरी, नहीं सिलेक्शन हुआ तो बाय चांस कोई नौकरी धंधा। अपनी इच्छा क्या थी, अपना एक्सपोजर क्या था, मैं क्या चाहता हूं, इस पे किसने पूछा? किसी ने भी नहीं। मूल सिद्धांत यह है कि आपकी बातचीत का तरीका, आपका रहने का स्टाइल, आपका फोन पे बात करने का तरीका, सब कुछ ट्रांसफर होता है। सिद्धांत की बात यह है कि आप अपने बच्चे को कौन सी चीज कैसे दिलाते हैं। मैंने अपने बच्चे को जीवन में कुछ नहीं दिलाया, आज तक मैंने उसको बाप के तौर पे कुछ नहीं दिलाया। वो मुझसे कुछ मांगता है, पापा मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो मेरा एक ही जवाब होता है, यू विल हैव टू अर्न इट। मैं नहीं दूंगा फ्री फंड में, कमाओ इसको। कैसे कमाऊंगा? तुम्हें 3 दिन ये काम करना होगा, चौथे दिन तुमको मिल जाएगा। 3 दिन काम करके कमा लो। आपको उसको फीलिंग होना चाहिए, इट्स माइन, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। क्यों भाई फोकट देना ही है मुझे, तो मुझे क्या दिक्कत है? पर मैं उसको एक सेंस दे सकता हूं। मेरे से एक गलती हुई एक दिन, मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि व्यापारियों के इस देश में, यहां आपके गुजरात में यही होता है, देश ही है ये, इसे नहीं, अब प्रदेश थोड़ी बचा है यार। दिल्ली जाके बैठ लिया गुजरात अब तो। मैं एक बार एक मॉल में उसमें था, हमारे यहाँ हवेली है, वहाँ घूमने गए थे। तो बेटा उस कार को देख रहा था जो बैटरी से चलती है। मुझे बोलता है, मैंने उसको देखा जब उसकी तरफ वो बड़ी ललचाई नज़रों से देख रहा था, तो मैंने कहा तुम्हें देखना है क्या, जाना है, चलानी है? हाँ। और मैं स्कूल टीचर था उन दिनों में, सरकारी स्कूल में हरियाणा में। तो मैंने उससे पूछा, वो कहने लगा 40 रुपये में और 3 मिनट या 4 मिनट ऐसा कुछ। मैंने बोला यार 3-4 मिनट में तो इसका मन नहीं भरेगा, तो कोई इलाज बता, पैकेज बता आधे घंटे का। वो नहीं था। तो मैंने कहा अगर मैंने इसको आज दिला दी ना तो ये सिर्फ इसके चक्कर में आएगा, बाकी चीज़ें देख नहीं पाएगा, और फिर रोज़ रोज़ का काम हो जाएगा, रोज़ रोज़ का कोई तुक नहीं है। तो मैंने बोला, मैं कहा यार पापा के पास ना पैसे नहीं है। क्यों? सैलरी नहीं मिली आपको? नहीं सैलरी नहीं मिली। अच्छा चलो ठीक है, जब मिल जाएगी जब दिला देना। ठीक है। बैठा रहा आधा घंटा, वो उसको देखता रहा। हम बोले चल घूमने चलते हैं, बोलता नहीं नहीं मैं तो यहीं पे बैठूंगा। हम घूम के आए ना आधा घंटा, वो उसको वैसे ही देख रहा था। मेरी वाइफ मुझे बोली क्यों बच्चे का मन तरसा रहे हो, दिला दो। तो मैंने कहा देखो सिद्धांत ये कहता है कि या तो मना नहीं करने चाहिए, अगर कर दिया तो फिर चाहे रोए पीटे दुखी होए, फिर अब दिलाऊंगा नहीं, अब हो चुका, अब तो निकल चुका, चाहे इसके लिए मुझे कल स्पेशल इसको लेके आना पड़े, पर अब मना हो चुकी है। मना को अब हाँ में नहीं बदलूंगा। ये मैं सिद्धांत बताया मैंने आपको। कभी अपने बच्चे को जो चीज देनी है उसके लिए मना मत कीजिए, और जो मना कर दिया फिर उसको हाँ में मत बदलिए। जितना मर्जी रो ले, उसके बाद वो टेस्टिंग करेगा, वो अपनी लिमिट चेक करेगा। इस पे हम चर्चा करेंगे लंबी, क्योंकि ये जो पेरेंटिंग का इशू है ना, ये इतना बड़ा है कि ये घंटे 2 घंटे में समझ ही नहीं सकता। ये तो जस्ट आपके दिमाग में इस बात का बीज डालने के लिए आज आया हूं कि भाई एक ऐसा मुद्दा भी है जिस पर सच में बैठ के चर्चा करने की जरूरत है। अगला स्टेप कैसे होगा इस पे भी हम लोग बताएंगे आपको। व्हाट यू नीड टू डू इज, हमें अब कनेक्ट होकर के अपने सवाल, क्योंकि आप मुझे कभी भी सवाल भेजेंगे तो मैं वो सवाल आपका पर्सनली भी टैकल कर लूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उसमें, तो वो मैं नंबर आपको बता दूंगा आखिर में।
हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद मुझे अपनी पीसीपीज के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी जाना था। तो यूनिवर्सिटी से मैं जब वापस आ रहा था तो एक मॉल में कुछ देर के लिए उसके लिए किताबें खरीदने लग गया। किताबें खरीदते खरीदते मुझे एक वो बैटरी वाली कार भी दिख गई। तो मैंने उससे पूछा कितने की है भाई? बोला 10,000 की। तो मैंने कहा इसके में बड़ी बैटरी लगा दे, बड़ी बैटरी जो आधे घंटे 1 घंटा भी खत्म ना हो, और बड़ा चार्जर बनवा दे, और सबसे बड़ी जो तेरे पास है वो दे दे। मैंने सबसे बड़ी कार लेकर के और बोला गाड़ी में रखवा दे, और मैंने फोन कर दिया। लाइफ में पहली बार और आखिरी बार मैंने अपने बच्चे से फोन पे बात की थी। मतलब मैंने उससे पहले कभी उससे फोन पे बात नहीं की थी, और उसके बाद भी मैंने उसको फोन नहीं किया। वो क्यों नहीं किया उसका बताता हूं, वो कर लेता है वैसे, उसका दूसरा मकसद है। लेकिन मैंने फोन करते इसलिए क्योंकि मैं एक बाप, मतलब मैं एक प्राउड फादर की मैं अपने बच्चे के लिए वो उसकी फेवरेट वाली कार लेकर जा रहा हूं, और उससे पहले मैं उसके लिए बाहर से कभी कुछ नहीं लेकर गया, कभी भी नहीं। वो पहला दिन था और मैंने फोन किया, उसी ने उठा लिया अपनी मम्मा का फोन। हाँ जी पापा जी। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ये बताओ आपके लिए क्या लाऊं। नॉर्मली पेरेंट पूछते हैं, और जैसे ही पूछा मैंने अपने मत्थे में हाथ मारा। ओ तेरे की, गलत सवाल, गलत सवाल। मैं ये सवाल पूछने का मतलब क्या है कि मेरा बेटा अगले 3 घंटे उस सामान का इंतजार करेगा जो आज से पहले मेरा इंतजार किया करता था। इस सवाल का ये मेरे को मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे उसी ने सिखाया कि मुझे अपने बच्चे को क्या बात करनी चाहिए थी, और मुझे वो सेंस उसी टाइम आया। और जब मैंने कह दिया कि मैं आपके लिए क्या लाऊं, उसके बाद मुझे समझ आया, क्योंकि मैं हमेशा अपने सवाल के कई जवाब एक्सपेक्ट करता था उससे। तो वो क्या जवाब देगा देखता हूं, क्या जवाब देगा। तो उसने जवाब दिया, अरे आप ये बताओ आप कब आओगे। ओ मैं बच गया मैं बच गया। ओ मैं आई वाज वेरी हैप्पी। मैं कहा मैं पुत्र 9 बजे से पहले 9 साढ़े 9 बजे आ जाऊंगा, 9:30 बजे तक। ठीक है आ जाओ, फिर मैं आपका इंतजार करूं। मैं कहा तुमने जागना जाग लेना, वरना सुबह मिलेंगे, फिर आप सो जाना, कोई बात नहीं, अगर मैं लेट हो गया तो। ठीक है जी, हो गया, डन, बात खत्म हो गई। दैट डे आई रियलाइज्ड कि हमारे माँ बाप सारे के सारे अपने बच्चों को चीजों के साथ जोड़ते रहते हैं, 24 घंटे चीजों के साथ जोड़ते हैं। मतलब वो अपने प्यार को दिखाने का एक ही तरीका नजर आता है। पापा के पास 5 दिन 6 दिन टाइम नहीं है, तो वो कंपनसेशन डे निकालते हैं। फिर कंपनसेशन डे में सब कबाड़ खिला देते हैं, पिज्जा भी खिला देंगे, मॉल में भी घुमा लाएंगे, मूवी भी दिखा लेंगे, बाहर भी खिला लाएंगे, सब कबाड़ 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 टोटल। और वी नीड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, ये उनका जवाब होता है। दिस इज द क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम तो वो होता जो हम बिताते हैं, वो कैसे? मैं कहा हम अपने बच्चे के लिए खाना बनाते हैं। मैं बनाता हूं कि आज अपने बच्चे के लिए मैं बनाऊंगा। आज जब अभी जैसे मैं बताता हूं, पहली बार जब मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आज बाहर खाने चलते हैं, पहली बार जब बोला तो मैंने उससे पूछा बाहर क्यों खाने चलते हैं, सिद्धांतिक रूप से बताओ। सिद्धांत होगा ना, ये याद रखिए हमेशा, सिद्धांत, नियम नहीं, सिद्धांत। तो मैं उसे बोला सैद्धांतिक रूप से समझाओ कि बाहर खाना क्यों खाने जाए। अरे खाने चलते हैं, सब खाने जाएंगे, ये सिद्धांत नहीं है। आपके मन में क्यों आया कि तुमको बाहर खाना है? क्योंकि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, ये हमको मालूम है। वो कैसा तेल इस्तेमाल करते हैं हमको नहीं मालूम, कैसा अनाज इस्तेमाल करते हैं हमको नहीं मालूम, जरूरत से ज्यादा खर्चा होता है ये मालूम है। तो सैद्धांतिक तौर पर बाहर का खाना अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में आया है तो क्यों आया है, सिर्फ मुझे ये बताओ। तो उसने मुझे बोला कि मेरे मन में इसलिए आया है कि मैं आप लोगों के लिए बनाती रहती हूं, तो एक दिन मुझे भी आराम मिले और मेरे लिए भी कोई बनाए। ये सिद्धांतिक रूप था। तो फिर इसमें बाहर जाने की क्या जरूरत है, हम बनाएंगे ना तुम्हारे लिए। है ना? तो
इसके लिए जाने की क्या जरूरत है? देखो ना, अगर मैं अपने बच्चे को, मैं कहूंगा अपने बेटे को कि चलो विनी मम्मा के लिए खाना बनाते हैं, इसका सेंस जाएगा कि हम मिलकर एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? जब भी वाइफ ये कहती है कि बाहर खाना खाने जाना है तो इंडिकेटर है कि उसके लिए भी खाना उसको भी वो वीआईपी ट्रीटमेंट लेना है यार, कि वो बैठे जा करके कोई उसको सर्व करे, कोई उससे पूछे, हैं? तो दैट वीआईपी ट्रीटमेंट वी कैन प्रोवाइड ना, घर पे दे दो। और वो हम उसको मान लो उसके लिए करते हैं, और वो उसको लीजिए आज आपके लिए नई चादर लगेगी, नया सब कुछ। अब नीचे ही बैठ के खाते हैं। मेरे घर में डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं है, तो सब इकट्ठे खाते हैं। तो हमारा क्या पर्पस था कि वो रूल बनाया, तो आज हमारी 18 साल की शादी हो गई है, हमने जीवन में आज तक बाहर खाना नहीं खाया, जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए एक फायदा है, 18 साल की शादी में मेरी वाइफ आज तक अस्पताल नहीं गई, कोई डॉक्टर नहीं देखा। 26 साल से मैंने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, और पिछले 10 साल से मेरे बच्चे ने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी। कभी छोटा होते हो बीमार रहता था थोड़ा थोड़ा, वो धीरे धीरे मैंने उसका वो ख़त्म कर दिया सब डिपेंडेंसी, तो अब वो नहीं होता। उसका कारण है एक स्वस्थ कल्चर यहाँ से। वो हमने बनाया, वो हमने अपनी क्रेडिबिलिटी को खोया, हमने अपनी क्रेडिबिलिटी को खोया। जब आप कहो तो कहो। अब हमने नियम बनाया, जैसे हमने छोटा बच्चा था, सिद्धांत क्या है? कितनी बीवियां हैं आपकी? नहीं तो इनकी बीवियों का है, आप क्यों बोलते हो? मेरी नहीं, समाज एक नहीं है, हम भी समाज में है, समाज एक नहीं है। वो ये है, असल में क्या है कि जब आप बात करते हो आपस में, तो आपकी बात के मूल क्या रहेंगे, मूल तत्व क्या रहेंगे, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी वस्तु है जो घर में नहीं लानी, कौन सा विचार है जो घर में नहीं लाना। अभी मेरा बेटा, मैं आपको बताता हूं, 4 साल तक लगातार साइंस, मैथ्स, साइबर और इंग्लिश, चारों ओलंपियाड में ऑल इंडिया रैंक 1, 4 साल तक, चारों में। अब बन रहा है, 5वें साल में आकर के गाड़ी में बैठते ही घर स्कूल से बोलता है, पापा जी आज मैथ का एडवांस था तो मैं 2 क्वेश्चन छोड़ आया। आते नहीं थे? आते थे, टाइम कम था। नहीं, टाइम भी आधे टाइम में पूरा हो गया पेपर, तो फिर क्यों छोड़ आया? यार मैंने सोचा सारे ही गोल्ड मेडल मैं ले लूंगा तो बाकी बच्चे क्या लेंगे। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा नीचे उतर। वो नीचे उतरा, मैंने उसको जोर से हक किया, फिर मैंने उसे किस किया कि तूने मेरे को आज पास कर दिया, आज के बाद तुझे किसी कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठना लाइफ में। बिकॉज कंपटीशन के लिए नहीं पैदा हुए ना हमने अपने बच्चों को कंपटीशन की रेस के लिए थोड़ी ना पैदा किया था। आपको केवल 2 मिनट रुकना है, 2 मिनट मात्र, 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स। मैं खत्म कर रहा हूं बस, फाइनली। मैं ये क्यों बता रहा था आपको, ये जस्ट बात में से बात निकल गई तो बताया। हमने अपने बच्चे को सिखाना है सह अस्तित्व। हमने अपने बच्चे को सिखाना है तुम अकेले खुश नहीं रह सकते। जहां खुलकर बेइज्जती हो सकती है एक दूसरे की, जहां खुलकर इज्जत हो सकती है, जहां खुलकर बोल सकते हैं, उस समाज में एक भी आदमी डिप्रेशन का मरीज नहीं मिलेगा। उस समाज में एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो टेंशन में होगा, और वो कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। तो इसके ऊपर बड़ी लंबी हमें को बहुत मेहनत सोच पे करनी है। अभी फिलहाल केवल सोच पे करनी है, प्रैक्टिकली इसके ऊपर बहुत सारा काम करना है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वी नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ये सिद्धांतिक बात है। अगर इसके अलावा आप सोचते हो आप अपने बच्चे की परवरिश कर लोगे, तो आई एम सॉरी, हम नहीं कर पाएंगे।
समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं, समाधान अलग अलग हो सकते हैं, आपकी नजर में उससे बेहतर समाधान हो सकता है, लेकिन उस समाधान को करने के लिए चर्चाएं शुरू करनी पड़ेंगी। इन चर्चाओं को शुरू करने का सिलसिला आज यहां अहमदाबाद से शुरू हुआ है, इसके लिए आप लोग जोरदार तालियों के हकदार हैं। आज आपने जाने के बाद से चालू हो जाना है, अपने रिश्ते का हवाला देकर के बुलाओ, कह दो मेरे कहने से आ जाओ। आपका टाइम वेस्ट तो फील नहीं हो रहा आपको? तो अगले को बोल सकते हो गारंटी देकर कि समय व्यर्थ नहीं होगा, इसकी गारंटी है। और जो इसके बाद में देने वाला हूं आपको, जब ये सेशन खत्म होने वाला है कल का, उसके बाद जो मैं आपको देने वाला हूं, आपकी पूरी जिंदगी की सारी कमाई एक तरफ और वो एक तरफ, इसकी गारंटी देता हूं मैं आपको। मतलब वो मैं क्यों देता हूं? क्योंकि जब मेरे पास एक व्यक्ति आया अपने बच्चे को लेकर के और उसने कहा मेरी जिंदगी नरक जैसी हो गई है डॉक्टर साहब, अगर कोई मुझे मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर और खुश रास्ते पर लगा दे तो मैं उसको अपनी पूरी जिंदगी की प्रॉपर्टी देने को तैयार हूं। और मैं उस बंदे को जानता था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब कितनी प्रॉपर्टी है अपनी टोटल? तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब इंग्लैंड में और दुबई में तो मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं और वो टोटल 6,000 करोड़ का मालिक था, 5-6 हज़ार करोड़ का मालिक। तो मैं उसके जाने के बाद अपनी वाइफ को बोलता हूं, मैं कहा आज अपा 7,000 करोड़ के तो हैं ही, क्योंकि उसका 6,000 करोड़ इज अ वेस्टेज। उसकी इकलौती औलाद, घर में बात करने का तमीज नहीं है, बात करने का माहौल नहीं है, घर में रहने घर जैसा माहौल नहीं है, औलाद की कोई सर्टेनिटी नहीं है, पूरी तरह से क्रिमिनल हो गया है। 9वीं क्लास में पढ़ता हुआ बंदूक मांगता है, बंदूक नहीं दी है तो कट्टा लेकर के आया। क्या करोगे? अब बोल रहा है कि बंदूक, अगर रिवॉल्वर नहीं लाके दोगे, लाइसेंस वाली नहीं दोगे, तो मैं कल अपने टीके लगा के इंजेक्शन लगा लूंगा नशे वाले। तो कर लो, क्या करोगे? तो मैं आपको एक ऐसी चीज, उसके बाद हम लोग फाइनली जाएंगे, जो आपके जीवन के लिए सबसे अनमोल चीज होगी, जो आपको आपके बच्चे से कनेक्ट करने में मदद करेगी। मेरा काम है आपको आपके बच्चे से जोड़ना, उसके बाद सबके बच्चों को सबसे जोड़ना और एक ऐसा समाज तैयार करना जहां मैं आपके बच्चे के लिए करूं और आप मेरे बच्चे के लिए करो और हम सब एक दूसरे के बच्चों के लिए करें। क्योंकि गांव के साजले होते हैं सबके बच्चे, बच्चे आपके नहीं होते हैं, बच्चे समाज के होते हैं। बच्चों को समाज तैयार करेगा और समाज के लिए ही तैयार करेगा, यही थीम है हमारा। और इस बात को आज मैं समाप्त कर रहा हूं इसी बात पर, लेकिन कल आपको ये तय करना है कि आपकी जानकारी में जितने लोग आसपास के हैं सबको कपल में बुलाना है, जोड़े में, सबके सब होने चाहिए। मेरी ये उम्मीद है कि आप कल होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ले लो, इधर आ जाओ मेरे पास। बस एक ही सेकंड है, कल साथ में तो आएंगे पर अपने प्रश्न भी लिख के लाएंगे ताकि हम फोकस बात कर सकें और आपके मन में जो जो प्रश्न हैं उनका उत्तर और उसका सलूशन यहाँ मिल सके। और सुबह 9 बजे उपाश्रय में डॉक्टर भलारा फिर से रहेंगे और आप लोग अपने तो सभी लोग मतलब वहाँ पे जितनों को भी बुला सकते, मैसेज कर सकते, जरूर।